Okay, I think we need to start right now. हमारे साथ दानियाल हैं, राहत बानो उन्होंने ज्वाइन कर ली है, और बाकी अल्ताफ साहब हैं, वो लोग थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे, राइट। टुडेज टॉपिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जिट मैनेजमेंट। ठीक है, और एग्जिट मैनेजमेंट भी इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि लोग कंसीडर करते हैं मोस्टली कि जो एग्जिट मैनेजमेंट है इस जनरली या लेमैन लैंग्वेज में लोग कि हाँ ये कंसीडर किया जाता है कि एग्जिट मैनेजमेंट को इतना ज़्यादा वेटेज देने की ज़रूरत नहीं है एचआर में ना। प्रीवियसली यही कंसीडर किया जाता था कि लोग जो छोड़ के चले जा रहे हैं वो तो छोड़ के चले जा रहे हैं, उनसे हमें क्या लेना देना। लेकिन अब जो मॉडर्न एचआर है उसके सिनेरियो में जो हम चेक करते हैं, देखते हैं, बात करते हैं, तो एग्जिट मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके एम्प्लॉयर ब्रांडिंग के अंदर इसकी बड़ी वैल्यू है। जो एम्प्लॉय किसी भी तरह से आपको छोड़ के जा रहा होता है और ऑर्गेनाइजेशन से छोड़ के जा रहा होता है, लीव कर रहा होता है किसी भी वजह से, डेजिग्नेशन की वजह से, टर्मिनेशन की वजह से या रिडेंडेंसी की वजह से, तब भी वो आपका एक तरह से एम्बेसडर होता है। नॉर्मली एग्जिट मैनेजमेंट के अंदर बहुत सी चीज़ों को मैनेज करना होता है। डाटा, जिसकी डाटा की पहले वैल्यू नहीं होती थी, कंसिडर नहीं किया जाता था कि डाटा की भी कोई वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है। डाटा को रिट्राइव करना, एक साथ लेना और हैंडलिंग कवर करना, टेकिंग कवर करना, ये सारी चीज़ों का बड़ी वैल्यू है। और जो डाटा है उसको भी जब से उसकी वैल्यू के बारे में लोगों को जानना शुरू हुए, पता लगना शुरू हुआ, तो लोग अब डाटा को भी सेव करने की तरफ आना शुरू हो गए, अदर देन जो वो टेंजिबल थिंग्स होती हैं उनके अलावा। तो आज के इस सेशन में मैम अंबर ने भी फैसिलिटेट करेंगी एग्जिट मैनेजमेंट को। नो आई एम रिक्वेस्टिंग मैम अंबर प्लीज to take the forum and please start the session with our team. Thank you so much, Mansoor Saab. Thank you very much. Assalamu alaikum, everyone. Today's topic is about exit management. Exit, जैसे word से हमें clear है कि exit mean that you have to move on, or you have to change, or you have to leave something. So today we are going to discuss about exit management in perspective of HR. HR में जैसे मंसूर साहब ने अभी हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दी कि अर्लियर इस चीज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी कि कोई जा रहा है तो उससे हमें किस किस्म की डिस्कशंस करनी चाहिए या हमारे पास क्या डाटा होना चाहिए। तो व्हाट वी डू इज नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू talk about how we have to manage the exit of a employee. So I'm going to share my screen. Exit management की जो हमारे exit management का एक process है, and what is the process is all about. Let's start discussing about that. Exit management or employee offboarding is a process to manage the full and final settlement of employees when they exit from an organization. When we were talking about recruitment, we have discussed a lot about onboarding. Onboarding means that you have to introduce the employee to the organization, or culture and everything. When we talk about offboarding is a complete process. You cannot just, if you got a resignation, आप उसे खुदा हाफिज नहीं कह सकते. It's a complete process. There are different ways to do it. There are different processes which you have to do, and then there are different documents which you have to maintain, and then that data is used for other purposes. So today we are going to discuss that as well. When an employee resigns, retires, or is being terminated from work, the required paperwork and familiarities associated with employee exit need to go through a systematic process. किन चीजों में एम्प्लॉय हमें छोड़ के जाता है, या वो रिजाइन करता है, या रिटायर होता है, या टर्मिनेट किया जाता है. तो जब इन तीन लफ्जों को आप सुनते हैं तो देयर आर थ्री डिफरेंट सिनेरियोज. रिजाइन का मतलब ये द पर्सन इज गोइंग एंड अबाउट टू जॉइन सम अदर ऑर्गेनाइजेशन. There are different ways of resignation. Then retires. There is an age bracket. If the employee has been reached to that age bracket, then he has to retire from his services. So retirement के time पे offboarding का process different होता है. Then is being terminated. Terminated का मतलब होता है कि उसको
terminate किया गया है from the services because of any of the reason, which can be conduct or anything like that, जिसमें employer has the authority to terminate the person from the services or the job what he or she is doing. Need exit management process. क्यों है need of exit management process क्यों है? The purpose of an exit management in HRM is to assess the overall employee experience within your organization and identify opportunities to improve retention and engagement. Having a clear set of standards in place when conducting exit interviews can also play an essential role in risk management. This is a very important point कि एग्जिट मैनेजमेंट का पर्पस क्या है, हमें क्या जरूरत है एग्जिट मैनेजमेंट के प्रॉपर प्रोसेस को या पर्पस को चलाने की. तो पर्पस क्या है कि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से कोई रेजिग्नेशन आता है और somebody is exiting from the organization, तो हमें उससे क्या फायदा होता है? There are different opportunities which we can get कि हमें जो फीडबैक मिलता है that help us in retention of the employees, and we can make a process that how can we engage the employees more so that they should stay further with the organization. बिकॉज हम बहुत ज्यादा जब बात करते हैं तो हम मोस्टली वी टॉक अबाउट रिटेंशन 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 की रिटेंशन नहीं है, लोग छोड़ जाते हैं एंड दे मूव ऑन टू द अदर जॉब. So exit management helps you to identify the areas on which you will work to have a better retention. The first and foremost focus is to know why the person wants to quit the job. The reason could be many, like better career prospects, salary. कोई भी रीजन हो सकता है, उसको इससे बेहतर जॉब मिल सकती है, रेस्ड सैलरी हो सकती है, वर्क कल्चर बेहतर हो सकता है, और ऑफिस लोकेशन. But it's mandatory for the organization to know the reason. Sometimes I have observed in few organizations when somebody resigned, nobody even bothered that why the person has resigned. अब resign करते हैं चले जाते हैं. Nobody even asks that why are you leaving, because that data which you receive or that information which you get will help you to improve the culture and the retention process of your organization. So whatever the reason, career prospects hai, salary hai, work culture hai, office location, or whatever it is, the HR should know the reason. And uske liye exit interviews are very important, jo normally kam hote hain. A company's positive approach towards an employee who wishes to quit will create a better work culture and encourage remaining employees to be committed. So एक पॉजिटिव अप्रोच क्या है जो लोग जा रहे हैं, अगर वो छोड़ के जा रहे हैं, there are two ways of saying goodbye to them who are leaving. एक अच्छे तरीके से you talk to them, you take their exit interview, आप उनसे क्वेश्चन करें. if somebody is going on a better position, you can wish them good luck and you can ask that what was the reason why this place was not right, or how many salary raise you are getting, on whatever the reasons are. So जब वो जा रहा है तो बेटर वर्क कल्चर जो encourage remaining employees to be more committed. तो उनसे जो आप बातें सीखते हैं, ये पूछते हैं, उनकी वजह से आप उस प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं जिसमें आप बाकी लोगों को एटलीस्ट इंगेज करके और उनको ज्यादा उनके साथ कमिटमेंट शो करें. ओके, एग्जिट मैनेजमेंट गाइड्स. दो तरीके से एग्जिट होता है. टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, जिसमें आपका जो एक अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है, तो आपकी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाती है. और रिडंडेंट हो जाते हैं, रिडंडेंसी, एंड देन रिडंडेंसी पेमेंट्स. देयर 2-3 वेज वजह है जिसके थ्रू हम इस प्रोसेस जिसके लिए ये प्रोसेस किया जाता है. व्हाट इज टर्मिनेशन? The exit management process may vary as a contract of employment will commonly come to an end following termination by the employer, dismissal, termination by the employee, resignation, by mutual agreement or contractual provision between the employer and the employee. There are 3 different scenarios which we have discussed here. सबसे पहले है termination of the employer.
एम्प्लॉयर ने आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, आपका कॉन्ट्रैक्ट है लाइक फॉर एग्जांपल 1 ईयर 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म हो गया, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बीन रिन्यूड, सो द टर्मिनेशन जो है एम्प्लॉयर ने उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया एंड दैट इज नोन एज द टर्मिनेशन बाय द एम्प्लॉयर। और कोई मिसकॉन्डक्ट है और देयर इज सम आप उससे कहेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में कहीं काम किया है, या कोई ऐसी चीज है जो एक्सेप्टेबल नहीं है एज पर द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से उस एम्प्लॉयर ने उसको एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया। दूसरा सिनेरियो ये है टर्मिनेशन बाय द एम्प्लॉय, जो रेजिग्नेशन होता है, जिसमें आप जो हमने पहले सिनेरियोस देखे, मे बी अ बेटर जॉब, मे बी अ बेटर प्लेस, मे बी अ बेटर कल्चर, मे बी अ बेटर करियर, और वट एवर द रीजंस आर, उसकी वजह से एक एम्प्लॉय जो रिजाइन करके उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते हैं। सो डिसमिसल इज फ्रॉम द एम्प्लॉयर, जिसमें मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है या पॉलिसी रिलेटेड कोई चीज होती है। By mutual agreement or contractual provision between the employer and the employee. Again, इसमें वही बात है, म्यूचुअल एग्रीमेंट से कई दफे ऐसी भी होता है कि रेजिग्नेशन के लिए आप एक डिस्कशन होती है जिसपे आप एम्प्लॉय से रेजिग्नेशन ले लेते हैं, जो एक कॉमन प्रैक्टिस है बहुत सारी जगहों पे, जिसको म्यूचुअल एग्रीमेंट कहते हैं, और उस पे दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। तो दीज आर द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट डिसमिसल। Dismissal can be with or without notice, but must be for one of the following principal reasons to be fair: the conduct of the employee, the capability of the employee, redundancy, illegality. Dismissal should be determined in accordance with equity and the substantial merits of the case. This means that an employer must ensure that both the main reason for the dismissal and the procedural methods used to implement the dismissal will need to be demonstrably fair before an employment tribunal claim can be defended. अच्छा, dismissal is a very important thing जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। There are different ways of doing a dismissal. इसमें सबसे पहले तो जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक पॉलिसी प्रोसीजर का डॉक्यूमेंट होता है। व्हेन यू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन, आप वो डॉक्यूमेंट साइन करते हैं। ऑन बोर्डिंग के टाइम पे आपको उसके बारे में बताया जाता है व्हाट आर द एरियाज व्हिच नीड्स टू बी टेकन केयर फॉर, और जिन चीजों की वजह से ये डिसमिसल हो सकता है या एम्प्लॉयर कैन से थैंक यू टू यू। तो उन चीजों के लिए सबसे पहले पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। एचआर को पॉलिसीज प्रोसीजर्स का की डेप्थ पता होनी चाहिए, रीजंस पता होने चाहिए। जहाँ जो रीजंस कॉमनली यूज होते हैं, दैट इज कॉन्डक्ट, मे बी द कॉन्डक्ट ऑफ द एम्प्लॉय इज नॉट एज पर द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स साइंड बाय द एम्प्लॉय, or the capability of the employee, maybe the person is not the right fit for that job. आपने उसको चांस भी दिया, काम भी कराने की कोशिश की, but he couldn't do it, तो उसकी परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम है। तो परफॉर्मेंस अगर उसकी सही नहीं है तो भी एम्प्लॉयर उसको डिसमिस कर सकता है। फिर रिडंडेंसी आप लोगों ने ड्यूरिंग कोविड बहुत इस चीज को हमने फेस किया है, पूरी दुनिया ने, कि जब जो भी कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, जब फाइनेंशियली चीजें वायबल नहीं रहती तो दे हैव टू से थैंक यू टू सो मेनी एम्प्लॉयज, और आप रिडंडेंट हो जाते हैं। So that redundancy is again a dismissal. Then illegality, maybe the employee is engaged in some illegal work which is not allowed in that organization, और वो उसकी policies and procedures के against है, so that is another reason जिसकी वजह से dismissal हो सकता है। Dismissal should be determined in accordance with equity and the substantial merit of the case. ये कैसे होता है? ये सारी चीजें करने के लिए कोई सिर्फ एक शख्स इस चीज का डिसीजन नहीं कर सकता। There is always, if it is about code of conduct, then there is always a discipline committee which sit and which see that whether और उसके ऊपर पूरा केस बनता है और उस केस को फिर फाइट किया जाता है, then you can
dismiss that person. Same is for capability, the performance के लिए लाइन मैनेजर है, साथ HR है, और उसका काम दिया जाता है, उसको टारगेट किए जाते हैं. अगर वो टारगेट अचीव नहीं कर रहा, you have to give time to the person, and then you see that the person is not right for that job, so then you can decide for dismissal. Redundancy का मैंने आपको बता दिया, it is totally with the financials of the company. If the financials are not viable, people become redundant, or maybe change of the scenario, maybe department merge हो जाते हैं, maybe they need, because of the automation, बहुत सारी human resource की number कम हो जाते हैं, तो redundant हो जाते हैं. Illegality, again, there are so many ways in which you can describe this illegality. That means that an employer must ensure that both the main reason for the dismissal and the procedural method used to implement the dismissal will need to be demonstrably fair before an employment tribunal claim can be defended. So ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं, जिसको हम डिस्कस करें, जिसके लिए हम कह रहे हैं कमेटी बनती है और वो डिसाइड करता है, उसका रीजन ये है कि जो भी प्रोसीजर वी हैव टू यूज टू टेक दीज एक्शंस शुड बी राइट. ऐसा कोई आप तरीका नहीं कर सकते जैसे जिसमें एक बंदे का डिसीजन और वो निकाल दे, बिकॉज व्हेन यू डिसमिस समवन, तो वो एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल पे क्लेम किया जा सकता है कि आपके साथ ज्यादती हुई है, या किसी एम्प्लॉय को गलत तरीके से निकाला गया है. और बहुत केसेस में कोर्ट जो है उस पर फैसला भी देती है, और एट टाइम्स लोग वापस भी आ जाते हैं अगर जो कंपनी है वो प्रूव ना कर सके जो भी उसके ऊपर आपने जो भी एलिगेशंस हैं, अगर आप उसको प्रूव नहीं कर सकते, तो कोर्ट कैन सेंड द पर्सन बैक टू द कंपनी एज वेल. नेक्स्ट इज रेजिग्नेशन. नाउ व्हाट इज रेजिग्नेशन? उसके क्या क्या reasons हो सकते हैं? Resignations from employees can also be given with or without notice, and employees will not be in breach of their contract if they resign without notice, where they allege that they have been constructively dismissed. A resignation should ideally be received by employer in written form, as difficulties may arise where verbal notification only exists. This is particularly true where resignations are given in the heat of the moment following disagreement that may have arisen. It is always the case that the employer is expected to take those steps necessary to ensure that they are as certain as they can be that the resignation is unambiguous on the part of the employee. So you have to understand this thing. इस चीज को समझने की जरूरत है कि रेजिग्नेशन एम्प्लॉय ने दे दिया है, और कैन बी गिवन विद नोटिस और विदाउट नोटिस. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट और द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन यू साइन द जॉब. जो आपका एक नोटिस पीरियड होता है उसके ऊपर उस पर आप साइन करते हैं. जनरली 1 month का नोटिस पीरियड होता है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने से पहले अगर आप रिजाइन करते हैं तो आप 1 month का आपको नोटिस पीरियड देना होता है, एंड देन यू कैन क्विट द जॉब. Or it can be, it depends on the probation. Maybe in few organizations, during probation, the notice period is very reduced, maybe 7 days, or in few organizations, there is a 1-day notice in which you can resign during probation. But after probation, there is always a 1 month notice or more than that. So that is again the HR policies and procedures of the organization. But this is how we deal with the notice period. But the employer can dismiss the employee on 1-day notice depending on the जो भी आपने उस पर एलिगेशन लगाई है. फॉर एग्जाम्पल कोड ऑफ कंडक्ट है, इलीगैलिटी है, तो आप ये 2 ऐसे सिनेरियोज हैं जिसमें 1-day नोटिस पे और विदाउट नोटिस भी डिसमिस किया जा सकता है. But resignation should always be in a written form.
जो भी वर्बल कम्युनिकेशन होती है उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती, उसको कहीं पे भी कोई अप्रूफ नहीं कर सकते. सो रेजिग्नेशन शुड ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ राइट रिटन, इट शुड बी इन रिटन फॉर्म. एंड कई दफा ऐसा होता है कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाता है या कोई ऐसी डिस्कशन हो जाती है जिसमें कोई भी इंसान है वो गुस्से में रिजाइन कर देता है. तो उस रेजिग्नेशन में भी व्हेन ही और शी गोज होम तो उनको रियलाइज हो कि उन्होंने उन्होंने गुस्से में कर दिया, या गलत डिसीजन हो गया और वर्बली आपने उसको कर, तो वर्बल, इसीलिए वर्बल रेजिग्नेशन को कोई इंपॉर्टेंस दी जाती, कोई एक्सेप्टेंस नहीं है वर्बल कम्युनिकेशन की फॉर रेजिग्नेशन. It is always the case that the employer is expected to take those steps necessary to ensure that they are as certain as they can be. So one has to be very certain when giving a resignation, because verbal resignation को इसीलिए consider नहीं किया जाता क्योंकि there can be so many reasons on which you just say and you resign and I quit. And बहुत सारी heated conversations या emotional decisions हो जाते हैं जिसमें आप कह देते हैं कि मैं काम नहीं करते, I'll resign. But when you go home, you sit and you realize, then you come back and you say no, it's not like that. So इसीलिए resignation को तब accept किया जाता है जब the HR is very certain that the person is decided to move on or is resigning from the position. So before we move on, let's discuss over here any scenario any of you can discuss about रेजिग्नेशन, बिकॉज रेजिग्नेशन एक ऐसी चीज है जो लोग लीडरशिप पोजीशन में उनको बहुत फेस करना पड़ता है. सो एनीवन हु वांट टू शेयर एनी सिनेरियो इन व्हिच यू हैव faced the scenario of resignation or you have given a resignation without giving it a second thought, in जैसे हमने भी डिस्कस किया कि just because of a heated conversation आपने रिजाइन कर दिया. तो who would like to discuss first? मुझे लगता है कोई भी नहीं सुन रहा था. No, miss, never in my never in my situation, never occurred that. Never occurred. Yes, ma'am. No. Usually हमें 1 month notice period, ज्यादातर जो मैनेजमेंट जो हाई पोस्ट में होते हैं वो 1 month नोटिफिकेशन देते हैं या 15 days एग्रीमेंट के हिसाब से, क्योंकि हमारी लीव्स होती हैं तो यूजली एम्प्लॉयज अपनी लीव्स एडजस्ट कर देते हैं जो इन कैश होती हैं. या फिर अगर वो प्रोविजन पीरियड में होते हैं तो उनके पास 3 days मिनिमम 1 days और मैक्सिमम 3 days में वो अपनी जो भी उनके पास जॉब डिस्क्रिप्शन होती है वो हैंड ओवर कर देते हैं दूसरे एम्प्लॉयज को या फिर उनकी रिप्लेसमेंट को, या फिर वो अपने जो उनके सीनियर्स होते हैं उनको वो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो हैंड ओवर टेक ओवर दे देते हैं. उसका एक फॉर्म होता है वो रिसीव कराते हैं लोग एचआर में, और एचआर में रिजाइन वैसे भी सबमिट नहीं हो सकता जब तक उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंफर्म ना करते हैं कि हाँ इनको हम रिलीज करते हैं. इफ दे राइट के उसमें आपको एम्प्लॉयज को आप रिटेंशन दे दें तो हम हाई मैनेजमेंट से भी बात करते हैं. इफ वी थिंक कि ये एम्प्लॉयज इतनी कैपेबल इनफ है या इतना कैपेबल इनफ है कि हमारे कंपनी को प्रॉफिट दे सकते हैं तो जी हम रिटेंशन भी देते हैं. रिटेंशन इन फॉर्म ऑफ सैलरी भी दी है हमने, इन डिपेंड ऑन कार्स भी दी है हमने कि उनकी कार हमने अपग्रेड कर दी है या उनकी हमने सैलरी अपग्रेड कर दी है, डिपेंड कि हम कितना फाइनेंशियली उनको और प्रमोट कर सकते हैं. ऐसा भी हुआ है जी मिस, मगर नेवर के हम लोगों ने ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट हुआ हमारी कंपनी में. ठीक है, थैंक यू. मंसूर साहब आप इसमें ऐड करना चाहेंगे अबाउट रेजिग्नेशन, बिकॉज आपके पास बहुत अच्छी इसके ऊपर नॉलेज है. जी एक्चुअली बहुत से लोग आते हैं रिजाइन करने के लिए, और इन्होंने बताया ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 1 month का पीरियड भी होता है और कुछ में ज़्यादा भी होता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली. तो उसमें फिर सम टाइम जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 month का नोटिस पीरियड था हमारे पास, तो लेकिन उनकी जो वो होती है एनुअल लीव्स वगैरह उनको अकोमोडेट करके फिर उनको जल्दी रिलीज भी कर देते हैं ना, किया जाता है.
इस तरह की चीजें होती हैं। हाँ, रेजिग्नेशन में जब बहुत ऐसी पोजीशन आ जाए, जैसे आयशा ने भी डिस्कस किया, अगर रिटेन करने के लिए, तो वहाँ पे फिर निगोशिएट भी किया जाता है। कुछ की पोजीशन होती है, जैसे फार्मास्यूटिकल के अंदर है ना, फार्मास्यूटिकल के अंदर कुछ पोजीशन है जो की पोजीशन होती है, वहाँ पे इतने ज़्यादा रिसोर्स अवेलेबल नहीं होते, तो वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही होती है हतल इम्कान के वहाँ पे उनको रिटेन कर लिया जाए, और कुछ ऑफर की। मंजूर साहब, आप ना थोड़ा टर्मिनेशन पे हमें थोड़ा बताएं, क्योंकि टर्मिनेशन इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जिसको हम लोग इतना एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम डिस्कस करते हैं कि टर्मिनेशन क्यों होती है और उसके ऊपर डिसमिसल को हम क्यों, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या कैसे उसको हम करते हैं। जी जी, टर्मिनेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत इसमें ट्रिकी किस्म की सिचुएशन आती है जब आपको किसी को टर्मिनेट करना होता है। नॉर्मली कोशिश की जाती है कि टर्मिनेट ना किया जाए ना इन पेपर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसकी वजह है कि अगर आप टर्मिनेट करते हैं तो फिर आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ते हैं। अल्टीमेटली जो एम्प्लॉयर है वो लिटिगेशन में चला जा सकता है, उसके पास ऑप्शन मौजूद होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन ये कोशिश करती है कि वो लिटिगेशन में ना जाए, और एम्प्लॉय को फिर उसमें निगोशिएट किया जाता है कि भाई आप टर्मिनेट हो गए तो आपका रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, आपको कहीं और जॉब मिलेगी। ये भी एक ट्रेंड है हमारे पाकिस्तान में ना, तो एम्प्लॉय बेचारा डरता रहता है। और हमारे सेटलमेंट के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर सेटलमेंट है या कहीं भी, तो वो उसने फिर उसी इंडस्ट्री में रहना है, सर्वाइव करना है, और कहीं और जाके जॉब भी करनी है ना। और फिर उसके जो वेरिफिकेशन होनी है, तो वहाँ पे अगर वेरिफिकेशन नहीं आ गई, बस टर्मिनेट किया, फिर टर्मिनेट किस वजह से किया, तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स रेज हो जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो जाते हैं, फिर वो चीज़ एम्बिग्विटी में चली जाती है कि यार इसको रखे ना करें, रखें। तो इसलिए कोशिश की जाती है बोथ एंड पे कि वो रिटर्न में टर्मिनेशन ना आए, और वो बात यह है कि आप वॉलंटियर रेजिग्नेशन शो हो रहा हो ना कि आप कर रहे हो। तो टर्मिनेशन के भी बड़े प्रोसेसेस होते हैं। टर्मिनेशन बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एकदम से नहीं होता, उससे पहले बहुत सारी मेजर्स लिए जाते हैं, शोकाज नोटिस होते हैं, और फिर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान्स होते हैं। अगर तो परफॉर्मेंस के ऊपर बात आ रही है तो उससे पहले, हाँ, अगर इंटेग्रिटी के ऊपर कोई इशू आया है तो फिर सपेयर नहीं किया जाता नॉर्मली ना इंटेग्रिटी के अंदर। लेकिन अगर परफॉर्मेंस बेस किया हुआ है तो उसकी बहुत सारी रेटिंग होती है, और रैंकिंग करके, और उसके अंदर जो उसको मिलता है बेल कर्व वगैरह, बहुत सी परफॉर्मेंस मेजर्स हैं, उनके बाद जाके फिर किया जाता है कि प्रोग्रेस रिव्यू रिपोर्ट्स करने के बाद, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान बनाने के बाद, और फिर उनको एग्जीक्यूट करने के बाद, फिर भी अगर इम्प्रूवमेंट ना हो रही हो तो लास्ट एज अ लास्ट रिजॉर्ट फिर एक किस्म का ले ऑफ कर दिया जाता है, या फिर टर्मिनेट किया जाता है। अल्टीमेटली वो वॉलंटियर रेजिग्नेशन ही लग रहा था, उसी पे लोग आके कर लेते हैं जी, फोर्सफुली। So what's the difference like between removal, dismissal, and termination? Are these all same terms or different? They are different, termination and dismissal, and एक ही word के दो different आप meanings दोनों का same है। एंड डिसमिसल और टर्मिनेशन, जैसे अभी हम डिस्कस भी हमने किया है कि वो एम्प्लॉयर की तरफ से होता है जब डिसमिसल, तो डिसमिसल के रीजन जैसे अभी हमने डिस्कस की कि कैन बी कोड ऑफ कॉन्डक्ट का एक रीजन हो सकता है, कैन बी अ रीजन ऑफ इलीगैलिटी, कैन बी अ रीजन ऑफ परफॉर्मेंस, तो उसको हम कहते हैं डिसमिस कर दिया। और डिसमिसल जैसे जो अभी सर बात कर रहे हैं कि हम जो एट टाइम्स क्या होता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में जस्ट टू फैसिलिटेट द एम्प्लॉय, जब इनमें से कोई भी सिनेरियो होता है तो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता है जिसके ऊपर आप उससे रेजिग्नेशन, जिसे हम फोर्स्ड रेजिग्नेशन कहते हैं, वो रेजिग्नेशन ले लिया जाता है। हैव यू हर्ड दी जी आयशा? यस मैम, ये सिचुएशन हमारी कंपनी में अभी आई थी। लाइक हमारे डिप्टी क्यूए मैनेजर हमने हायर किया था, उनको हमने ड्यूरिंग प्रोविजन पीरियड हमने उनको कुछ टास्क दिए थे जो वो ड्यूरिंग 3 months पीरियड अपना वो टास्क कंप्लीट नहीं कर सके थे। उनको दो बार नोटिस भी मिला उस प्रोजेक्ट ना हो कंप्लीट होने पर, जो उन्हें मंथली बेस पे हमें प्रोजेक्ट कंप्लीट करने थे। फिर जब उनका प्रोविजन का पीरियड कंप्लीट होने का टाइम आया था तो वो सारे नोटिस और सब कुछ हमने एज एचआर हमने आगे फॉरवर्ड किए थे डायरेक्टर को। फिर उनकी एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में फिर
एम्प्लॉय ने ये एम्प्लॉय और हमारी मैनेजमेंट ने पे ये डिसाइड किया था कि हम इनको टर्मिनेशन लेटर नहीं देंगे इशू, हम इनसे रिजाइन लेंगे। तो हमने इनसे फोर्स रिजाइन लिया था और इन्हें म्यूचुअल एग्रीमेंट पे हमें अपने खुद ही रिजाइन लिखकर दिया कि मैं इमीडिएट बेसिस पे रिजाइन दे रहा हूँ ड्यू टू गुड अपॉर्चुनिटी, जो भी उन्हें लिखना था उस पे मैं ये दे रहा हूँ। तो इस तरह का सिचुएशन अभी हमारे पास करंटली सिनेरियो में आया था ये वाला। तो बिल्कुल, इससे इसको कहते हैं फोर्स रेजिग्नेशन। ये चीज है कि आपको एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के ऊपर आप उस पर कह देते हैं कि जी हम इसके ऊपर एग्री करते हैं। ओके, सो नाउ एनी अदर क्वेश्चन ऑन दिस, देन वी मूव ऑन। ओके, सो आफ्टर रेजिग्नेशन वी हैव म्यूचुअल एग्रीमेंट। अभी जिस पर हम डिस्कस कर रहे थे, तो दैट इज म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट क्या है? म्यूचुअल एग्रीमेंट टू टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट एज commonplace as other methods, but still meet the needs of the parties to a contract. There is therefore no dismissal in these circumstances, and employees will not be entitled to bring claims for unfair or wrongful dismissal. Typical example will include voluntary early retirement agreements and financial severance packages. अच्छा, इसमें अब देखिए म्यूचुअल एग्रीमेंट की हम जो भी बात कर रहे थे कि टर्मिनेट कर रहे हैं, तो हम म्यूचुअल एग्रीमेंट क्यों कर रहे हैं? म्यूचुअल एग्रीमेंट इसलिए किया जाता है कि अगर आप उसे डिसमिस करते हैं तो वो चला जाएगा ट्रिब्यूनल, एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल के पास, और आपको आप पे केस कर सकता है कि जी मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरा कोड ऑफ कंडक्ट भी सही था, या मैं काम कर रहा था, मेरा लाइन मैनेजर ऐसे, वो ब्लेम्स होती है और फिर वो लेट होता है उसमें एट टाइम्स एम्प्लॉय वापस भी आ सकता है। तो इसलिए बहुत सारी कंपनीज ये करती हैं कि वो उस हैसल से बचने के लिए, या उस पोजीशन या उस सिनेरियो में जाने से बचने के लिए, व्हाट दे डू, दे सिट एंड दे डिस्कस, और वो जो डिसमिसल होता है उसको वो फोर्स रेजिग्नेशन में, जिसे आप म्यूचुअल एग्रीमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। म्यूचुअल एग्रीमेंट का फायदा दोनों पार्टीज को होता है, बिकॉज द पर्सन हु इज रिजाइनिंग विल गेट all the facilities and the benefits from the company, and the company will not have to face that any legal proceedings would be done on that dismissal. So this is the main reason of mutual agreement. टिपिकल एग्जाम्पल क्या है? अर्ली रिटायरमेंट। कई दफा ऐसे होता है कि काम सही नहीं हो रहा, या परफॉर्मेंस का, या जो भी इजी है, और अगर वो रिटायरमेंट के करीब एज में है तो उनको आप अर्ली रिटायरमेंट दे देते हैं, और उनको जैसे कुछ अरसे पहले एक स्कीम थी गोल्डन शेक हैंड वाली, जो पाकिस्तान में काफी कॉमन थी, या ग्रीन हैंड, इस तरह की चीजें करके वो प्रोवाइड कर दी जाती हैं, और जिसकी वजह से लोग उसको अर्ली रिटायरमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड फाइनेंशियली आपको कोई ऐसे पैकेजेस दे दिए जाते हैं जो कि आपको जिससे आपका फाइनेंशियल नुकसान नहीं होता, और आप उस एग्रीमेंट पे आ जाते हैं कि म्यूचुअली आप एग्री करके आप रिजाइन दे देते हैं। तो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है, फोर्स रेजिग्नेशन है, इसके डिफरेंट नेम है, लेकिन म्यूचुअल एग्रीमेंट में बहुत सारी लीगल इश्यूज से कंपनी भी बच जाती है, एंड द एम्प्लॉय ऑल्सो गेट लॉट ऑफ all the benefits which are entitled to other employees as well. So now redundancy. What is redundancy? Redundant कब होते हैं? A fair redundancy process should be followed where a genuine redundancy situation arises. Redundancy situations may be due to a reduction of the work for which the employee is engaged, where company premises are being relocated, and where perhaps a serious financial situation is arising, dictating early cuts in labor costs. A full, formal, and proper consultancy process should always be provided. Ideally, this should be supported by document to show how the redundancy situation has arisen, outline clearly the criteria being used to select which employees are to be made redundant, consideration that has been given to finding alternative employment within the company or associated companies. So there is a proper process of redundancy,
और उसको कैसे फॉलो किया जाता है, क्या सिचुएशंस होती हैं जिसमें आप एक एम्प्लॉय को रिडंडेंट कर सकते हैं। कैन बी रिडक्शन ऑफ द वर्क, मे बी आप पहले एक काम करे थे जिसमें 10 लोगों की जरूरत थी, लेकिन आपका काम एक प्रोसेस को पहुंच गया है और अब उसमें से आपको 6 लोगों की जरूरत नहीं रही। इसके एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आई वाज वर्किंग विद एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे उनका प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ तो उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट हेड्स चाहिए थे। उन्होंने प्रोजेक्ट हेड्स रख लिए, पूरा साल उन्होंने उन प्रोजेक्ट हेड्स से काम करवाया, एक सिचुएशन बनाई, लेकिन जब वो आउटलाइन हो गई सिचुएशन तो उनकी रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट हेड्स की खत्म हो गई। जब उन प्रोजेक्ट हेड्स की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई तो वो जो 6 लोगों से काम करा रहे थे, क्योंकि प्रोसेस बन गया था तो उनका वो काम एक शख्स कर सकता था जिसने सिर्फ फॉलो अप लेना था, तो वो 6 लोग रिडंडेंट हो गए। सो वो उनको फिर उन्हें रिडंडेंसी में डाल दिया। एंड पाकिस्तान में तो कम रिडंडेंसी पे काम होता है, इंटरनेशनली इसके ऊपर बहुत सारी कंपनीज जो है एवरी ईयर दे डू लॉट ऑफ रिडंडेंसीज, और उससे उनका एचआर जो है उसका मोस्टली काम यही होता है कि अपनी कंपनी को बैलेंस करते रहे, एम्प्लॉयज को बैलेंस करते रहे। सो उसका जो भी आपका रिडक्शन ऑफ वर्क है तो भी आप उसको रिडंडेंट कर सकते हैं। और फिर देयर इज अनदर इशू जो पहले हमने डिस्कस किया, दैट इज फाइनेंशियल। जो भी दोनों सिनेरियोज में फाइनेंशियल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फाइनेंशियल सिचुएशन ही है जो इसके ऊपर आपको कट्स के ऊपर ले जाती हैं टू कट द लेबर कॉस्ट। A full formal and proper consultancy process should always be there। तो इसका तरीकेकार क्या है, बीइंग इन HR, अगर आपने किसी एम्प्लॉय को या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को रिडंडेंट करना है तो उसका क्या तरीकेकार है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि एक दिन सुबह उठें और आप एक ईमेल निकालें एक एम्प्लॉय को कि आज से आप रिडंडेंट हैं क्योंकि हमें आपकी जरूरत नहीं है, और हमारा वर्कलोड जो है वो डिवाइड हो गया है और अब आप जा सकते हैं, थैंक यू कर सकते हैं। दिस इज नॉट द वे टू डू दिस। देयर इज अ कंप्लीट प्रोसेस, यू हैव टू हैव द कंसल्टेशन विद दैट फॉर दैट सिनेरियो। उसको आप कैसे करेंगे, जब आप रिडंडेंसी प्लान करेंगे तो आप अपने एम्प्लॉयज को ऑन बोर्ड लेंगे, आपको और आप ये इन्फॉर्म करेंगे कि सिचुएशन क्यों बनी है, क्यों हमें रिडंडेंट करना पड़ा है। फिर आउटलाइन क्लियरली द क्राइटेरिया बीइंग यूज्ड, कि किस तरीके से आपने इस जो एम्प्लॉयज हैं उनको आपने सिलेक्ट किया है टू बी रिडंडेंट। मतलब उन पे आपने क्या सिचुएशंस देखी हैं या क्या एरियाज है जिनको आपने एड्रेस किया और आप उनको रिडंडेंट करें। Maybe in some companies those who are, there is a salary bracket, उससे ऊपर जो लोग चले जाते हैं उनको रिडंडेंट कर दिया जाता है। There are other organizations जहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जब कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज्यादा हो जाते हैं तो नंबर को रिड्यूस करने के लिए रिडंडेंट कर दिया जाता है। सो व्हाटएवर द सिनेरियो इज, you have to keep the employee in picture. Consideration that has been given to finding alternative employment within the company or associated companies, ये वाली कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बड़ी कंपनी है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इफ द पर्सन एक डिपार्टमेंट में उस वो से रिडंडेंट हो रहा है, तो इट इज द जॉब ऑफ द HR कि पहले उसको आप देखें कि कैन यू fit that person or find an alternative for their alternative employment in the same company or in another department or associated companies। या पहले आप उसको कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि रिडंडेंसी में उसकी परफॉर्मेंस तो इशू नहीं है। रिडंडेंसी इज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपने कम करने हैं या आपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है, तो कहीं और अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो उसकी कंसिडरेशन आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। All these scenarios should be discussed with the employee. The employee should be in picture when you are doing these decisions for redundancy. Because होता क्या है कि पाकिस्तान में जनरली ऐसा होता है कि you just inform that हमारे पास एम्प्लॉय ज्यादा हो गए हैं तो हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम करें और खुदा हाफिज। बट in good multinational companies, they do inform, and then they have a proper process in which they offer them other jobs, or they give them the financial finances आपके मैनेज करके देते हैं या फाइनेंशियल पैकेजेस देते हैं, so that उस रिडंडेंसी को आप मैनेज कर सकें। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मंसूर साहब, आई वुड लाइक यू टू ऐड योर कमेंट ऑन रिडंडेंसी एज वेल, बिकॉज आपका भी इसमें काफी अच्छा वो एक्सपीरियंस है। जी जी, कई अच्छा। दफा आप रिडंडेंट हुए।
जी हाँ, होते रहते हैं, होता है, किया भी बहुत से लोगों का ना। लेकिन ये कि असल में अभी पाकिस्तान में भी कल्चर अच्छा हो गया है कि अभी कोरोना के दिनों में या अभी जो रिसेशन चल रहा है ना, फाइनेंशियल रिसेशन अभी भी पाकिस्तान में चल रहा है। तो इसमें भी बहुत सी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, बड़ी बड़ी एवन जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उन्होंने लोगों को रिडंडेंट किया है। लोगों को, जो लोग फालतू हुए थे प्रोडक्शन रोकती थी, उनको यानी कि फारग किया है, ले ऑफ किया है। तो लेकिन अभी उन्होंने टाइम दिया उन लोगों को ना, 1 मंथ का नोटिस दिया है, और ताकि वो अपने आप को एडजस्ट कर सकें, अकोमोडेट कर सकें। तो ये ट्रेंड पाकिस्तान में भी है, लेकिन बहुत सारे यूनिट्स हैं, छोटे छोटे यूनिट्स, जैसे छोटी लूम्स हैं या इस तरह की हो, तो वहाँ पे उन्होंने 1 दिन के नोटिस पे भी करना शुरू कर दिया ना, क्योंकि वहाँ पर लेबर को भी अपने रूल्स का पता नहीं होता, लेबर को भी अपने राइट्स का पता नहीं होता कि वो किसी लेबर कोर्ट में चले जाएं, या डॉक्यूमेंटेशन में भी चीज़ें उनकी नहीं होती ना। लेकिन जहाँ पे लोगों को पता है, जहाँ पे वो ट्रेड यूनियंस भी हैं, जो हम आगे जाके वो जब वो लेबर लॉज पढ़ेंगे और इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप पढ़ेंगे, तो वहाँ पे बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कितने क्या क्या राइट्स हैं लेबर के भी ना, ये ब्लू कॉलर जॉब वालों की। तो फिर उनको पता होता है कि ये लिटिगेशन में चले जाएंगे, तो फिर उनको लिए कोई ना कोई वे आउट निकालना पड़ता है, कोई पैकेज उनको देना पड़ता है, इवन 1 मंथ की सैलरी भी देनी पड़ती है सामने, कि जब उनको उन्होंने साइड पे करना है। तो ये है। और हमेशा ये भी देखा गया है कि लेबर की फेवर में जो लेबर कोर्ट्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फेवर करती हैं इनको ना, और अगर वो चले जाएं तो उनको सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलती है, और फिर कुछ ना कुछ उनसे वो गिव एंड टेक ही करना पड़ता है आपको ना। जी सो जैसे अभी मंसूर साहब ने हमारे से डिस्कस किया है, सो जब आप इसीलिए हम जब बात कर रहे थे डिसमिसल की, तो उसमें भी हमने ये इस चीज को कहा कि म्यूचुअल अग्रीमेंट के ऊपर बहुत सारी चीजें होती हैं, ताकि हम लेबर कोर्ट्स में ना जाएं, क्योंकि फिर एम्प्लॉय को भी मिलता है, और जिसमें एम्प्लॉयर का नुकसान होता है तो हम उसको म्यूचुअल उसमें ले जाते हैं। लेकिन सेम इज फॉर रिडंडेंसी, जब आप रिडंडेंट करते हैं, जो जो सिनेरियो मैंने आपसे डिस्कस किया उसमें ये है कि द एम्प्लॉय शुड बी इन पिक्चर। जब आप उसे रिडंडेंट कर रहे हैं, यू शुड गिव देम टाइम, 3 मंथ्स टाइम, और इतना टाइम हो कि वो उसमें अपनी सेकंड जॉब ढूंढ सके, या फिर अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सके, उसको ये शॉक ना मिले दैट द पर्सन इज नॉट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्सन एनीमोर. Dismissal of employee should be undertaken using a proper redundancy process that complies with the government's statutory dispute process. The employees being dismissed should be made aware of the various elements of redundancy pay they will receive. Any shortcut in the pre-dismissal process can be potentially costly and could result in a successful claim of an employment tribunal, especially if any of the following apply. Dismissal is for surplus redundancy reasons. Selection was based on unsound criteria. There was not a consultancy process. No alternative employment possibilities were considered. सो इसको जब हम देखते हैं कि डिसमिस जब आप करें या आप रिडंडेंट करें, और आप प्रोसेस को आपके पास प्रोसेस नहीं है, और आप सिर्फ उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं विदाउट गिविंग अ कंसल्टेंसी टू देम। कंसल्टेंसी का मतलब है कि आप उनसे बात करें, उनकी काउंसलिंग करें, उनको इन्फॉर्म करें। दिस डिसीजन शुड बी एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, इट शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज टू देम. सो दिस इज द रीजन ऑफ डिस्कसिंग दिस थिंग ओवर हियर. आपने उनको कोई ऑल्टरनेटिव, अगर आपने कोई ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटीज उनको ऑफर नहीं की हैं. मैम आई वांट टू ऐड समथिंग. जी जी जरूर. मैम ये जो ट्रिब्यूनल में जो लोग चले जाते हैं उसकी, और जो मतलब ये कि उनकी जॉब रीइंस्टेट कर दी जाती है, उसकी दो रीजंस होती हैं. या तो उनकी मतलब ये कि वीक एचआर प्रैक्टिसेस होती हैं, उनको स्टेप्स का पता नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन को कि मतलब उसको फॉलो करें. दूसरा, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है ये जो आप ले ऑफ्स की बात कर रही है ना, तो डिसमिसल और रिमूवल में बहुत बड़ा डिफरेंस है. जी जी रिमूवल ऑफ सर्विस जो है वो रिडेंडेंसी में रिमूवल ऑफ सर्विस होता है. कंपनी उनके साथ, एम्प्लॉय के साथ ये वादा करती है कि मतलब ये है कि अभी आपको हम स्पेयर कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में आपको हम हायर करेंगे जब मतलब ये है कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, रिसेशन ख़त्म हो जाएगा या कोरोना ख़त्म हो जाएगा. डिसमिसल का ये मतलब है कि वो फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट में भी एलिजिबल नहीं है. मतलब वंस अ पर्सन इज डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस, ही कैन नॉट जॉइन योर कंपनी इन द फ्यूचर टू. यानी फ्यूचर में भी उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं. तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, एक बड़ी गलती ब्लंडर कर देते हैं कि हम एम्प्लॉय को डिसमिस कर देते हैं. वो लेबर कोर्ट में चला जाता है और कहता है
कि मैं रिडंडेंट हो गया, इन्होंने मुझ पे फ्यूचर के दरवाजे भी बंद कर दिए, तो वो कोर्ट्स जो हैं वो फिर उसको रिलीफ दे देती हैं। दूसरा जो मतलब ये है कि हमारी सबसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जितनी भी हैं, मैंने प्राइवेट भी देखी हैं और गवर्नमेंट भी देखी हैं, वो ये लिटिगेशन से डरती इसलिए है कि वो मतलब वो जो एम्प्लॉय होता है जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, या जो मतलब ये है कि काम सही नहीं करता, उसकी पूरी मतलब 3-4 उसके स्टेप्स हैं जो कि मतलब लेबर लॉ में भी डिफाइन है, और जो हमारे एम्प्लॉयमेंट रूल्स हैं उसमें भी डिफाइन है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में डिफाइन है कि आप बंदे को टाइम देंगे, उससे पूछेंगे कि मतलब ये कि वाई यू आर नॉट परफॉर्मिंग टू द स्टैंडर्ड। जब वो शोकाज आप उसको देंगे, फिर मतलब ये कि इंक्वायरी करेंगे, और वो उस पूरी इंक्वायरी के बाद जब वो चला जाता है किसी भी ट्रिब्यूनल में, तो मैंने किसी को नहीं देखा कि वो स्टेप्स फॉलो हों और वो वापस आ जाए। मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि हम वो स्टेप्स फॉलो नहीं करते, डिफरेंस बिटवीन जो डिसमिसल और रिमूवल है उसको कंसिडर नहीं करते, और बंदे को फारिग कर देते हैं। तो इस वजह से मतलब कोर्ट्स उनको फिर वो जो एम्प्लॉय होते हैं उसको रिलीफ दे देती हैं और उसको वापस ले आती हैं, जो कि फिर बहुत बड़ा मसला हो जाता है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल यही बात हम कर रहे हैं जो आपने हमें कंक्लूड करके दी है। दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग ऑलरेडी कि डिसमिसल और टर्मिनेशन या डिसमिसल इज डिफरेंट, और म्यूचुअल एग्रीमेंट उसलिए आता है, इसी वजह से आता है म्यूचुअल, जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ मैं यही दे रही हूँ कि म्यूचुअल एग्रीमेंट में इसलिए आते हैं ताकि डिसमिसल में जो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी वो म्यूचुअल एग्रीमेंट में नहीं आएंगी। दूसरी चीज हम इस वक्त बात करें रिडंडेंसी की। रिडंडेंसी में कोई भी redundancy is basically and because of the financial reasons, और जो हम ले ऑफ्स कर रहे हैं या कट्स कर रहे हैं, दैट इज टू स्टेबलाइज दी और सस्टेन, टू मेक दी बिजनेस सस्टेनेबल। तो सस्टेनेबिलिटी के लिए रिडंडेंसी की जाती है। हम जो इस वक्त डिस्कस करें हम ये करें कि जब आप मैम रिडंडेंट उसमें भी ये रिडंडेंसी में भी डिसमिसल नहीं होता, उसमें रिमूवल फ्रॉम सर्विस होता है। रिमूवल और डिसमिसल में ये डिफरेंस है कि डिसमिसल में फिर फ्यूचर में भी बंदा नहीं आ सकता। रिमूवल फ्रॉम सर्विस जो है उसमें ये है कि वो मतलब रिडंडेंट हो गया, लेकिन वो फ्यूचर में उस एम्प्लॉयमेंट को ज्वाइन कर सकता है जब वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए, जब वो रिसेशन खत्म हो जाए। मैं जी ये बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यही हम भी अभी डिस्कस कर रहे हैं कि जब रिडंडेंट किया जाता है तो रिडंडेंट का मतलब ये नहीं है कि द पर्सन कैन नॉट ज्वाइन बैक। रिडंडेंट का मतलब ये होता है कि द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पोजीशन इज नो मोर देयर, सो दैट पर्सन, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि द पर्सन कैन शुड बी ऑफर्ड अदर employment possibilities in the organization, and then you have to give them a consultancy that why this position has been, आप इसको ऐसे सिंपल जुबान में ये कह सकते हैं कि दैट पोजीशन नो मोर एग्जिस्ट, और उस पोजीशन की जगह खत्म हो जाती है। इट्स नॉट अबाउट द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस की ना यहाँ बात हो रही है, ना ही कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बात हो रही है, ना ही किसी इलीगैलिटी की बात हो रही है। दिस थिंग इज टोटली फाइनेंशियल, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात हो रही है। तो जब व्हेन यू हैव टू हैव अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, देन यू हैव एट टाइम्स यू हैव टू कट डाउन योर ह्यूमन रिसोर्स। जब आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को कट डाउन करते हैं तो उसको रिडंडेंसी कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, इसमें आप अपना नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिड्यूस करते हैं। तो उस रिड्यूस करने के प्रोसेस को हम रिडंडेंसी कहते हैं। जब हम रिड्यूस करें तो उसमें रीजन क्या है कि उसमें रीजन ये है कि जो क्राइटेरिया दैट शुड बी साउंड, देयर शुड बी अ प्रॉपर कमेटी, और फिर आप उन लोगों को जो इस प्रोसेस के अंदर आ रहे हैं उनके साथ कंसल्टेंसी प्रोसेस रखें, उनकी काउंसलिंग करें, और पहले ये देखें कि कैन दे बी एडजस्टेड इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनी अदर रोल। अगर वो नहीं होता तो फिर देन यू टेक देम टू द रिडंडेंसी प्रोसेस। अच्छा, मैं इसमें एक बात करना चाहूंगा कि हमारे पाकिस्तान में जो मर्जर्स और एक्विजिशंस होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो उसमें भी ये प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाता है नॉर्मली ना। और बाद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये भी कहा जाता है कि पोजीशन जब खत्म की जाती है तो साथ में कमिट कर दिया जाता है कि अगर कभी पोजीशन को हमने दोबारा रखा तो आपको प्रेफर करेंगे ना, ये भी कर दिया जाता है। नॉर्मली ये देखा गया है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे वारिद का और जैज़ वालों का आपस में मर्जर हुआ, तो उसने एक्वायर किया, उसने जैज़ ने एक्वायर किया ना, तो फिर वारिद के लोग जो थे वो ज़्यादा हो गए, फालतू हो गए एक तरह से। तो फिर उनके साथ उन्होंने नेगोशिएट किया। नेगोशिएट करने के बाद प्रॉपर तरीके से एक बहुत बड़ा यहाँ पे है कैरियर काउंसलर और एम्प्लॉयर है,
हेड हंटर है, कैरियर पाकिस्तान, उनके साथ उन्होंने नेगोशिएट करके, उनके साथ बात करके फिर उनको वहाँ पे प्लेस भी करवाया। ये उन्होंने बीच में यानी एग्रीमेंट कर लिया ना। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। और अभी मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों मिलर ट्रैक्टर एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ना, एक दो ही हैं, ज़्यादा हैं भी नहीं, और बड़ी यानी अपराइजिंग किस्म की, अच्छी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है। तो वहाँ पे भी प्रोडक्शन ख़त्म होगी ड्यू टू रिसेशन, इकोनॉमिकल कंडीशन। तो उन्होंने सबको वो कह दिया, लिख दिया, और एक एक महीने का नोटिस दिया, और साथ में ये कमिट किया कि दोबारा जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो आप ही लोगों को दोबारा हम हायर कर लेंगे। तो इस तरह की उन्होंने कमिटमेंट की ताकि किसी किस्म की लिटिगेशन में न जाना पड़े, ये कोई इस किस्म की कोई चीज़ ना हो ना। तो ये हमारे सामने एग्जांपल्स हैं कॉर्पोरेट सेक्टर से, जब हम देखें ना। थैंक यू। Thank you, Mansoor साहब. So redundancy की payments कैसे होती है? If an employee has been laid off or put on a short time working, he may be entitled to a statutory redundancy payment under a specific statutory scheme if he terminates his contract by giving notice and satisfies the eligibility requirements. Firstly, the employee must satisfy the eligibility requirement under the general statutory redundancy payment scheme, including the completion of 2 years continuous service. Secondly, the employee must work under a contract according to which his pay is dependent on the provision of work by the employer. For example, workers paid per piece of work done. So there are different payments method for when the employee is redundant. So there are different ways. उसके साथ जो आपका notice period है वो attached है, इसके साथ आपका जो contract है वो attached है. अगर आपका contract 3 years का है and the person is and you are redundant and the person redundant before 3 years, 2 साल के बाद उसको आप redundant कर रहे हैं, तो there are few organizations जहाँ पे उन्हें वो पूरे उस साल का जिसका उसका contract है उसका उससे pay करेंगे. और sometimes they have, अगर आप उनसे बता के करेंगे, sometimes 3 months की payments आप करते हैं. It all depend on the policies and procedures of the organization जो आप at the time of joining आप एक sign करते हैं employer की policies procedures पर, उस पर depend करता है कि उसमें अगर employer lay off कर रहा है तो वो आपको क्या benefits दे रहा है. So this is how the payments work. Digitalized exit management. So before we move on, मंसूर सर आप इधर कुछ ऐड करना चाहते हैं? ठीक है, डिस्कस कर लिया अच्छा खासा डिटेल से ना कि थैंक यू. ठीक है. So now digital exit management. Improve employee separation process through structured and configurable automation using best digital toolkit to all stakeholders to empower your outgoing employees, gig workers as your brand ambassadors. So हम क्या कहते हैं, अगर कोई जा रहा है और उसका अगर हम प्रोसेस को हम अच्छे तरीके से करेंगे, वो आपके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं. वो जहां भी जाएंगे जब उनसे पूछा जाएगा कहाँ से काम करके आ रहे हैं तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेंगे. So they are your brand ambassadors. So e-separation provides a single platform for a comprehensive, error-free disengagement, smooth offboarding, and transition. Thus, provide a value added for your missing HR automation and close the gap. How many of you चलिए इस पर हम आगे डिस्कस करते हैं कि ऑटोमेशन में क्या फायदा होता है. Ensure statutory compliance and audit results, provide transparency in the offboarding process, enable smooth transition and disable perceptions. So digitalize exit management का फायदा ये है कि it is all on a click and सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होते हैं. आपकी ई सेपरेशन हो रही होती है. आप हर चीज जैसे आपके पास ईमेल्स हैं, आप ईमेल का एक्सेस दे देते हैं. जब ऑफबोर्डिंग कर रहे हो तो आप अपने ईमेल का एक्सेस दूसरे हैंडिंग टेकिंग कर रहे हैं आप उनको दे देते हैं. आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई फाइल्स हैं आप वो भी आगे ट्रांसफर कर देते हैं. तो जो HR ऑटोमेशन है उससे हमें बहुत ज्यादा फायदा ये होता है कि द प्रोसेस बिकम वेरी स्मूथ. You don't have to run after the people कि इसको साइन, इसका सिग्नेचर चाहिए, क्लियरेंस फॉर्म चाहिए, इससे साइन चाहिए. तो this hassle become very less
and things become very easier when you do a digital exit management. Step-by-step guide to employee offboarding. Here is a quick overview of the different steps and what to do at each point to make the process as seamless as possible. The resignation letter should be accepted and the information should be shared with respective managers as well as the team member to help them prepare ahead. The documentation procedure, including payroll, non-disclosure agreement, and other documents to get the leaving employee's signature should be prepared. So the process is very important. कि रेजिग्नेशन लेटर आपको मिल गया, रेजिग्नेशन लेटर किसको एड्रेस होता है, वो मैनेजर, लाइन मैनेजर को एड्रेस होता है, लाइन मैनेजर उसको एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करके द लेटर कम्स टू द एचआर, और एचआर के पास जब रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट लाइन मैनेजर से एक्सेप्ट होकर आ जाता है तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है दैट द पर्सन हैज रिजाइंड. सो व्हेन इट हैज रिजाइंड, आपका सेकंड प्रोसेस शुरू हो जाता है उसकी एग्जिट मैनेजमेंट का, कि हाउ द प्रोसेस ऑफ बोर्डिंग कैसे होगी उसकी. सो इसमें पेरोल है, इसके अंदर आपकी डिफरेंट एग्रीमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपकी सिग्नेचर्स हैं, आपकी लीविंग सिग्नेचर अथॉरिटी है. सो दिस इज ऑल अ प्रोसेस ऑन विच वी आर गोइंग, which needs to be addressed. A clear-cut responsibility transfer should take place so that a different employee can take over the pending work. Prepare a set of questions and keep them ready for the exit interview. The predefined questions can be used repeatedly once they are uploaded to the workflow automation software. इसका मतलब ये कि pre-designed आपके questions हो सकते हैं, because आपके जो employee है जो छोड़ के जा रहा है, जिसके आप offboarding करें, वो आपका brand ambassador है. So there can be very generic questions for everyone that can be there in the exit management process, और उसके exit interview के लिए the simple ways to do that. I have an experience of doing that when I was working with an international organization. So they're all HR was automated, and when I was informed that I'm going to have an exit interview, I thought somebody is going to come and sit and I'm going to have an interview with that person. But when I was there was no interview with someone. It was automated वीडियो लिंक, जिसमें हमने उस एक छोटा सा, एक बहुत अच्छा सा एक थैंक यू नोट है, जिसमें द पर्सन इज द HR head give a very nice thank you note for your work, and then there was a questionnaire. It was a generic questionnaire. I think everybody who was leaving that company was doing that. और उसमें उन लोगों के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस थे about the culture of the company, about the work ethics. So यही चीजें होती हैं जो आपको employees as a brand ambassador जो बाहर जाके बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर की बात करेंगे, सैलरी स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, प्रोग्रेस की बात करेंगे, प्रोसेसेस की बात करेंगे, प्रोग्रेशन की बात करेंगे. तो these are simple questions which can be used for generic interviews. File employee contact details, the job role and other info so that it is easier to get in touch with them when required in future. So हम करते क्या हैं कि डिजिटली भी आप रख सकते हैं and in a hard copy form भी आप रख सकते हैं कि आपके पास जो भी एम्प्लॉय अगर एग्जिट भी करके चला गया, उसका डॉक्यूमेंट या उसका डेटा आपके पास होना चाहिए, so that when you want that person to join back, or if he or she applies again, तो आपके पास उसका previous data available हो. और ऑटोमेशन में बहुत इजी होता है क्योंकि वो डाटा आपके पास आ गया, ERP यूज कर रहे हैं, HRMS यूज कर रहे हैं, उस पर वो मेंटेन रहता है. सो एग्जिट ऑफ बोर्डिंग फेज कैसे होता है? सबसे पहले आप क्या प्रिपरेशन करते हैं? फेज 1 में क्या है? प्रिपेयरिंग फॉर एम्प्लॉय एग्जिट. फेज 2 क्या है? डिपार्चर, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स एंड द एक्चुअल डेट ऑफ डिपार्चर. पोस्ट डिपार्चर फेज 3 है, एक्सटेंड बियॉन्ड द लास्ट डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इस पूरे प्रोसेस में हु इज इन्वॉल्व्ड? एम्प्लॉय, मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्सेज, co-workers and peers. So phase 1 का process क्या? Preparing for employee exit. जैसे अभी जब आपका resignation आ गया तो you have to start the process.
जब प्रोसेस इसमें ये सारी चीजें जो हमने अभी डिस्कस की वो सारी चीजें आ गई। डिपार्चर क्या? डिपार्चर इज द date on which the person is going to resign, going to leave the company. That is a departure details, an actual date जिस दिन वो शख्स जो है वो छोड़ के जाएगा कंपनी को। एंड द थर्ड फेज इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड द डेट, लास्ट डेट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, जिसमें आप उसकी प्रोविडेंट फंड हैं, उसकी जो बेनिफिट्स हैं, जो आफ्टर द जॉब उसको आपने देने हैं, वो सब चीजें, उसका कितना टाइम पीरियड है, 1 मंथ है, 40 डेज है, कितने डेज का टाइम है, उतने टाइम तक वो प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि आप उसकी फाइनल सेटलमेंट नहीं कर देते। ओके, एम्प्लॉय एग्जिट मैनेजमेंट। अब इसमें आप देखें कि एम्प्लॉय विल इनिशिएट द रिक्वेस्ट। कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले एम्प्लॉय विल इनिशिएट द रिक्वेस्ट फॉर द रेजिग्नेशन, देन क्रिएट सेल्फ एवेल्युएशन। फिर आप एक प्रोसेस बनाते हैं, सब सेल्फ एवेल्युएशन कहते हैं। फिल द सेपरेशन फॉर्म। सेपरेशन फॉर्म जो आपका एक फॉर्म होता है, जो एग्जिट का फॉर्म होता है, आप वो देते हैं, जो वो फिल करते हैं। देन सबमिट द रिक्वेस्ट। मैनेजर टू प्रोवाइड फीडबैक। फिर यहाँ पे क्या होता है, मैनेजर जब रेजिग्नेशन देने से पहले आपने सारे सिनेरियोज देख लिए हैं। इफ यू वांट द एम्प्लॉय टू रिटेन, तो आप उसे सब ऑफर कर चुके हैं रिटेंशन के लिए, आप उन्हें सैलरी भी ऑफर कर चुके हैं, या व्हाटएवर द प्रोसेसेस ऑफ रिटेंशन यू हैव डन दैट। देन द मैनेजर गिव द फीडबैक। डू यू अप्रूव द एम्प्लॉयज एग्जिट रिक्वेस्ट? हाँ, वो अगर रिक्वेस्ट अप्रूव करता है, देन बिगिन द टर्मिनेशन प्रोसेस और the exit process and submit the request. Okay, onboarding process क्या है? When you get the notice, receive or give notice, complete paperwork. Complete paperwork करना है आपने। फिर document responsibilities, किसकी क्या responsibility है, लाइन मैनेजर से आपको क्या चाहिए है, आपको अपने फाइनेंस से क्या चाहिए था, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उनसे कहाँ से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। इफ यू डोंट हैव अ डिजिटल ऑफबोर्डिंग, देन कम्युनिकेट द डिपार्चर। communicate the departure mean that if the person is leaving and अगर आपको different department से different documents चाहिए regarding that person, या उसकी signing authority को आपने खत्म करना है, तो you have to communicate the departure well in time so that the other department should know that this person is leaving the organization. So whatever work is left should be done before he or she leaves the organization. The day of employee offboarding. Retrieve everything, जो चीजें हैं उसके पास, उसको retrieve करें। Conduct an exit interview, चाहे वो online है, digital है या face to face है, you have to process an exit interview. Then throw a celebration. If the person is going, give him a good send off, a farewell or something like that. After employee leaves, फिर आपको क्या चाहिए? Delete the employee from system. और वो कब डिलीट करना है? Then again it is important, you can delete the employee from the system when you have provided when the final settlement is done. You cannot remove the employee from the system unless you clear his final settlement. And clean up their space. And clean up their space का मतलब ये कि जो digitally आपने उसकी space use की है, you have to clean up that space and then it is exit. So resignation is captured online, final exit interview is conducted, clearance formalities are performed, full and final payment is calculated and paid, employees are exit from the system. So what are the workflow for that? HR के पास क्या होगा? HR is going to have verification and validation. किस चीज को verify करेंगे? उसकी रेजिग्नेशन की वेरिफिकेशन लेंगे, लाइन मैनेजर से चेक करेंगे, फिर उसको वैलिडेट करेंगे। फिर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जो है वो HR से जाएगी, और साइन ऑफ जो है साइन ऑफ रिमूव के उसके सिग्नेचर की जो उसकी साइनिंग अथॉरिटी है उसको रिमूव करेंगे, ERP से करेंगे, और देन आप उसको अपडेट करेंगे। एम्प्लॉई ने क्या करना है? एम्प्लॉइज डिपार्टमेंटल क्लियरेंस करनी है, उसने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की क्लियरेंस करनी है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट की क्लियरेंस करनी है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन क्लियरेंस करनी। एम्प्लॉइज एंड HR हैज टू वर्क। एम्प्लॉइज ने अपना काम करना है एंड HR ने उसके बाद एम्प्लॉई आपको क्या करके देगा? क्लियरेंस ला के देगा डिफरेंट डिपार्टमेंट से,
और जब वो आपको मिल जाएगा तो आपका ये प्रोसेस स्टार्ट होगा वैलिडेशन का, फिर फाइनल सेटलमेंट का एंड ऑफ बोर्डिंग कंप्लीट होने का. So this is the complete scenario of exit management. Now, what I would like you to please work on that, like the topics which we discussed. I would give you a scenario in which you have to give the differences between termination, dismissal, termination and dismissal, and redundancy and resignation. So the scenario is that the person is resigning from the organization because of the salary, कि उसको सैलरी ज्यादा मिल रही है इसलिए वो अपनी वो रिजाइन करना चाह रहा है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. सो व्हाट वुड बी द प्रोसेस ऑफ रिटेंशन, कौन सा प्रोसेस आप करेंगे, और अगर और व्हाई वुड यू अलाउ दैट पर्सन टू लीव, एंड देन यू विल सी कि आपने कौन से प्रोसेस के थ्रू इसका ऑफ बोर्डिंग करानी है. दिस इज वन सिनेरियो. And the other scenario on which we are going to talk is that when a person, why a person, question is, जिसको हमने देखना है कि एक code of conduct की वजह से the company wants to terminate the employee, but there's become a scenario in which they want a mutual agreement. So a code of conduct में mutual agreement क्या होगा? So there are two questions, that code of conduct and mutual agreement. Code of conduct के ऐसे related mutual agreement कैसे हो सकता है, and the other question is that अगर resignation आया तो आप उसको retain कैसे करेंगे. So I'll give you 15 minutes on this. There are two questions. Think on it. If you want to work in a group, you are 1, 2, 3, 4, 5 people. You can work in a group as well. I would suggest that discuss in a group. आप 4-5 लोग हैं, you can discuss and then make a conclusion of these two questions. And then in the next half an hour, we are going to discuss one by one of both the scenarios. So one scenario is of code of conduct, and जिसके ऊपर आप terminate करना चाह रहे हैं, but the company doesn't want to terminate, वो उसको mutual agreement में जाना चाहती है. तो how and why we can do that. And the other question is, the person has resigned because of the salary raise. So how would the HR deal a person, whether you want to retain that person or you want the employee to leave. These are two scenarios. Let's start discussing about that. You have 15 minutes. We'll join back at 8. Sure. मेरे ख्याल से इसी विंडो में डिस्कस करते रहते हैं लोग ना, सब लोग. इसी में कर लें, because there are only 5. यस, ठीक है. तो आप सिमुलेशन भी क्रिएट कर सकते हैं दोनों सिनेरियोस के अंदर. ठीक है, किसी को रोल दे दें आप जिसको आपने टर्मिनेट करना है, और एक टीम है जिसने टर्मिनेट करने पे कन्विंस करना है ना. You are 5 people, तो आप लोग दोनों सिनेरियोस को डिवाइड कर सकते हैं. या One of you have to take the lead. जी जी, ऐसा करते हैं. वो आयशा रियाज, आपको वो करते हैं, लीड बना देते हैं. आपने टर्मिनेट करना है फैसल कुरैशी साहब को, तो आप करेंगी. ठीक है, ओके सर. ठीक है, चलें, ठीक है. ओके फैसल, सब अनम्यूट हो जाए. जीनत, राहत एंड अल्ताफ. सो फर्स्ट सिचुएशन जो हमारी क्रिएट हो रही है वो कोड ऑफ कंडक्ट की म्यूचुअल एग्रीमेंट करना है फैसल कुरैशी के साथ टर्मिनेशन का. तो फैसल आप नहीं थे, मैंने अपना एक सिचुएशन बताया था जो हमारी कंपनी में हुआ था. लाइक अभी हमारे डिप्टी मैनेजर का उनका ये था कि उनको 3 months प्रोविजन पीरियड में कोई एक प्रोजेक्ट मिला था. 3 प्रोजेक्ट्स मिले थे, वो मंथली बेसिस थे. उन प्रोजेक्ट की बेस पर उनको हमने एवेल्युएट करके मैनेजर क्यूए बनाना था. बट ही वाज अनेबल टू डू दैट प्रोजेक्ट्स. तो उनकी वजह से हमने उनको म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू हमने उनसे रिजाइन ले लिया था. तो
अब आप मुझे बताएं सिचुएशन आप क्या क्रिएट करना चाहेंगे? सिचुएशन वो तो मतलब आप बताएंगे ना, नहीं? मतलब you have- ओके लाइक आई हैव सेम सिचुएशन ले लेते हैं लाइक यू आर आईटी पर्सन राइट? तो तो आईटी से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स हमने आपको लाइक दिए होंगे लाइक ईआरपी सेटअप या फिर जो आजकल ऑनलाइन सेटअप्स हैं वी हैव टू इवैल्यूएट एवरीथिंग ऑटोमेटिक। तो उसके लिए मुझे आईटी की नीड्स थी और बट प्रोजेक्ट्स मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया था which you have to complete in 3 months or 2 months but you were unable to do that उसकी वजह से I have given you 2 short notice और जो थर्ड नोटिस मिलता है उस पे हम टर्मिनेट कर देते हैं। एक्चुअली हमारी कंपनी का सिनेरियो है कि हम 2 नोटिस देते हैं और थर्ड नोटिस पर हम टर्मिनेट करते हैं एम्प्लॉय को। तो मैंने आपको 2 नोटिस दे दिए हैं एंड थर्ड क्योंकि आपका प्रोविजन पीरियड कंप्लीट हो गया है 3 मंथ्स का, तो मैं अब आपको थर्ड नोटिस दे रही हूँ। बट थर्ड नोटिस दिए बगैर मैं आपसे ये एग्रीमेंट कर रही हूँ कि मैं आपसे टर्मिनेशन नहीं लेना चाहती फैसल, बट मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मुझे रिजाइन दे दें, फोर्सफुल रिजाइन दे दें और इमीडिएट बेसिस पे। Okay. Say, so will I get any compensation for this? Which Yes, compensation में we will give you a 1 month extra salary, so you can find yourself you can get employed somewhere else. फैसल, जब हमने कह दिया आपको कि आप से फोर्सफुल रेजिग्नेशन ले रहे हैं तो आप किस तरह कंपेंसेशन मांग रहे हैं यार, खुदा के बंदे? forceful resignation? Yeah, I'm taking a forceful, but मैं चाह रही हूँ मैं आपको टर्मिनेट नहीं करूँ ना। टर्मिनेट इज लाइक I'm giving you a termination letter, मैं हाँ, आपको but टर्मिनेशन लेटर on नहीं देना चाहती। compassionate grounds sometimes इस तरह होता है कि even though अगर आप resignation forceful भी लेते हैं ना, तो जो अच्छी कंपनीज होती है ना, they try to accommodate and they try to support by Yes, paying an extra. हाँ, so I was I'm giving you negotiating 1 that. month salary. Actually, जिस सैलरी में मैंने आपको कंसिडर किया था, like if you are earning, if we are giving you a salary of rupees 1 lakh, मैं आपको 1 lakh एक्स्ट्रा सैलरी देने को तैयार हूँ। आप मुझे रिजाइन दे दें फोर्सफुली। अच्छा ठीक है, मैं फैसल, आपको कल। जी जी। फैसल एक बात हम और भी कर देते हैं ना। देखिए ना, अगर आप टर्मिनेशन हो गए ना तो आपकी जो दूसरे बेनिफिट्स हैं जैसे ग्रेजुएटी है, प्रोविडेंट फंड है ना, उनमें भी इम्पेक्ट आ जाएगा ना। तो वो फिर हो सकता है ग्रेजुएटी आपको ऑर्गेनाइजेशन कन्फिस्केट कर दे या कुछ कर दे। तो बेटर है कि आप टर्मिनेशन से बेहतर है कि हम आपको मौका दें कि आप रिजाइन कर दें, वॉलंटरी रिजाइन कर दें। ठीक है, 1 मंथ का पीरियड नोटिस भी दे दें। नोटिस भी हम इसमें आपको वेव ऑफ कर देंगे, तो सैलरी भी आपको 1 मंथ सैलरी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बेटर नहीं है कि बजाय आप टर्मिनेट हो तो आप खुद से रिजाइन करके दे दें। आपका फाइल में भी रिजाइन लगेगा और कल को आपने कहीं जॉब करने जाना है किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सेक्टर के अंदर रहते हुए, तो फिर वो भी वहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। क्या ख्याल है? मतलब मैं फैसल आपको वो सारी फैसिलिटी देने को तैयार हूँ जो हमने एग्री की थी ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट, कि मैं आपको सैलरी इतनी दूंगी एंड आपकी लीव्स इतनी होंगी ड्यूरिंग प्रोविजन पीरियड एंड आपको आपने अगर आप मुझे फोर्सफुली रिजाइन दे देते हैं तो मैं आपको वो सारी फैसिलिटी देने को तैयार हूँ, लाइक कन्वेंस आयशा, अलाउंस वी आर गोइंग टू आयशा गिव एक यू बात है इसमें। यस। ये फैसल को सब बताएं, ये सब फैसिलिटी आप बता सकती हैं, लेकिन ये फोर्सफुल ना कहें ना। हाँ, ये फोर्सफुल तो एक ओके प्रोसेस है जो ओके बैक एंड में है ना। क्या उसको आप मुझे forceful से रिजाइन अपनी एग्रीमेंट के थ्रू रिजाइन दे देंगे फैसल? क्योंकि forceful जो है ना, it's a negative word, so you Yes, don't say yes, forceful. yeah. ओके फैसल क्या आप मुझे अपनी एग्रीमेंट पर मुझे आप म्यूचुअल एग्रीमेंट पे क्या हम रिजाइन ले सकते हैं आपसे, और मैं आपको वो सारी फैसिलिटी देने को तैयार हूँ जो हमने ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट आपसे एग्री की थी।
आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप मुझे कोई परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान पे डाल दें मजीद 1-2 महीने देख के दोबारा रीइवैल्यूएट कर दें, इज दैट पॉसिबल? No, दैट्स नॉट पॉसिबल। अभी तो no, देखिए ना that's not अच्छा लास्ट possible. में फैसल, फैसल असल में मैंने सुना है कि एचआर वाले आपको बस थर्ड लेटर उन्होंने टाइप किया हुआ है और वो हाँ। आप वो खत देने वाले हैं, वो आप आराम से बस रिजाइन दे दे ताकि आपको बेनिफिट्स मिल जाए, वरना आप आपको इसी वरना चलता कर दें। वरना हम तो आपको थर्ड लेटर देने ही वाले हैं। अल्ताफ सही बोल रहे हैं। व्हाट टफ सिचुएशन आ गई, ठीक है जी दे दें मुझे, फिर मैं रिजाइन कर देता हूँ। इतनी जल्दी तो मान रहे हैं फैसल तो आपको मिन्नत अल्लाह करें, कोई बात करें उनसे नेगोशिएट करें कोई लेकिन ये थर्ड लेटर तक बात आती है। सर अब तो रिजाइन एक्सेप्ट इन्हें रिजाइन देने को तैयार है मुझे। अब तो कुछ नहीं हो सकता। सही है, बहुत जल्दी हार मान गए। बड़ी जल्दी आपने कर लिया, हालांकि खैर अच्छा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आप सर मुझसा फैसल आप को मुझे बताएं इस पे काउंटर आर्गुमेंट बंदा फिर क्या दे सकता है? सर मैं 1 सैलरी नहीं लेती, मैं बोलती हूँ मुझे एटलीस्ट 2 सैलरीज दें, और जब तक मैं एम्प्लॉय नहीं होती हूँ मुझे सैलरी मिलनी चाहिए। वो तो जो आपका वो नहीं होता ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट, उस पे जो कंडीशन लिखी हुई होती है वो ज़ाहिर है फिर वही कंपनी को करनी नो पड़ती है। नो अगर नो 1 मंथ लिखी मैं हुई तो आपको रिजाइन दे रही हूँ, आप मुझे टर्मिनेट नहीं करना चाहते, मैं रिजाइन देना चाहती हूँ, तो मैं एक्चुअली पर्सनली अगर कोई मुझसे बोले कि मैं आपको टर्मिनेट नहीं करना चाहती और मैं आपसे रिजाइन लेना चाहती हूँ, तो मैं बोलूंगी ओके आप मुझे 2 मंथ्स की एक्स्ट्रा सैलरी दे दें, एंड जब तक मैं एम्प्लॉय नहीं होती हूँ और मेरी पसंद की जॉब और मेरी पसंद की सैलरी वाली जॉब नहीं लगती है, तो आप मुझे फैसिलिटेट करते रहेंगे सैलरी ये के। तो फिर आपकी विश लिस्ट पे आता है। ये नोटिस, ये जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर होता है उसमें ये क्लॉज लाजमी लिखा होता है कि अगर हम आपको टर्मिनेट करेंगे तो 1 मंथ की सैलरी हम देंगे, नो आप अगर नोटिस बट पीरियड के बगैर देंगी तो आप No, no, हमें no. नोटिस। I'm not giving. You are terminating me. You are not. I'm not giving you a resign. You are terminating me. और इसमें एग्रीमेंट में जैसे अभी मेरे पास सिचुएशन यही आई थी कि लाइक वी हैव एग्रीड कि हम उन एम्प्लॉय को 2 मंथ्स की सैलरी देंगे। ही एग्रीड कि अगर हम आपको 2 मंथ्स की सैलरी देते हैं तो वो मुझे आराम से रिजाइन देने को तैयार हैं टर्मिनेशन लेटर के बगैर। तो ठीक आई है, नो वो तो मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया, लेकिन तो मैं अभी ये आप एज तो एम्प्लॉय अगर आप ख्वाहिश कर रही हैं ये, और मैं आपको 1 मंथ की सैलरी देने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो मेरे पास आई एम नॉट टर्मिनेशन लेटर तो है। ओके आप टर्मिनेशन लेटर दे दें, आई कैन गो लेबर। अच्छा, तो फिर ठीक है, फिर इसका अगर टर्मिनेशन की बात आती है तो फिर आप लेबर लॉ पे भी इन्फोर्स नहीं करवा सकती, No, क्योंकि no, अपॉइंटमेंट I लेटर can में go. लिखा हुआ है। I can go labor. अपॉइंटमेंट I लेटर can. में No, I can go जब labor. I can fight for myself. No issue. जितना तो कंपनी मुझे फाइट करने को बोलेगी, अच्छा I can देखिए fight. और प्रोविडेंट फंड का क्या बनेगा? प्रोविडेंट फंड आपका किधर जाएगा? जब हम लड़ेंगे जब फाइनल like सेटलमेंट we बनता can है, if I can win, I know I can win that part. तो एम्प्लॉयज को, सामने वाले एम्प्लॉय को पता होता है he can या she can win that part from labor, तो वो प्रोविडेंट आयशा फंड तक जाते ही देखें, नहीं है। देखें बात सुने, आपको हमने मतलब ये कि पूरे टास्क दिए हुए थे कि आप इस मंथ पूरा कर लें, वो आप टास्क को मीट ना कर सकी, दूसरे Yes. महीने में फिर आपकी परफॉर्मेंस बहुत But खराब है। if I show बात कि सुने I मैम, have done all the बात efforts. मेरी बात तो कंप्लीट होने देना। Okay. आपको दूसरा भी मतलब ये है कि आपको मिल गया, Okay. तीसरा जो है वो आने वाला है, हम आपका पूरा मतलब ये कि इंक्वायरी कर लेंगे और फिर वो जो आपको जब फाइनल लेटर मिल जाएगा टर्मिनेशन का, देन यू विल हैव नो चांस, आप मतलब ये कि जाके उधर लेबर कोर्ट में आप पैसे ज़ाया करेंगी एग्जैक्टली और फिर आपको No. मतलब ये कि रिइंस्टेटमेंट नहीं मिल Labor सकेगी labor क्योंकि law is एज not पर लॉ like that. आपको 2 वार्निंग No, देनी है, no. थर्ड पे आपको टर्मिनेट करना Labor है, वो तो हमने फॉलो किया है। तो आप अगर labor चली भी law. जाए तो आप कैसे इसको डिफेंड No, करेंगी? labor law. If you think labor law is so light, no, labor law is no light. बिल्कुल light नहीं है. If we देखिए can आयशा defend, if आयशा we can देखें defend आप ourselves, if we can defend ourselves in labor law, कि नहीं मेरे पास हम मेरी सिचुएशन ऐसी थी and we give him some type of के आप अच्छा, समझ लें एक पॉइंट लेट मी ऐड आपने कह समथिंग, दिया आप लेट मी क्वालिटेटिव ऐड बात कर रही समथिंग, हैं,
आप हम्म। क्वालिटेटिव बात करें कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया, जिसने आपको इवेल्युएट किया No, उसने no, no, no. क्वांटिटेटिव किया होगा। I mean to say कि if मैं सिचुएशन में हूँ, लेबर लॉ में जहां तक मैंने अभी तक सिचुएशन करंटली एक कंपनी है फार्मास्यूटिकल, उसमें लेबर लॉ तक वो अगर एक बार एम्प्लॉय गया है, हमें पता चला था, तो सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई थी कि दैट कंपनी हैज टू गिव दैट पर्सन, दैट एम्प्लॉय अ लार्ज सम अमाउंट। तो हमने हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी में लेबर लॉ को बहुत ज्यादा मायने माना जाता है, और ये जब अगर फार्मास्यूटिकल के लोग, क्योंकि हमने हमारे जो फार्मास्यूटिकल फोरम है उसमें हमने एक सिचुएशन खुद देखी, तो उसमें हमें काफी फील हुआ था कि हम कोशिश करते हैं, अब लिटरली हम कोशिश करते हैं कि अगर पेनल्टी इतनी ज्यादा देनी है, लेबर लॉ एक पेनल्टी डिफाइन कर देता है कि यू हैव टू गिव दिस पर्सन दिस मच अमाउंट, तो वो पेनल्टी तक जाने से पहले ही हम कोशिश करते हैं कि हम वो सिनेरियो तक जाए ही नहीं। अच्छा आयशा, बात सुने, यस। आप एम्प्लॉय हैं तो आप एम्प्लॉय की तरह बात करें ना, आप एचआर क्यों बन रही हैं? दूसरी बात ये अच्छा, चले लेट मी ऐड ओवर हियर। अभी हमने ये जो सिनेरियो देखा है, अगर हमने हम आयशा के साथ ही करते हैं। आयशा आपको हम कोड ऑफ कॉन्डक्ट पे आपको निकाल रहे हैं, आपको किस पे निकाल रहे हैं ये? मुझे किस पे निकाल रहे हैं? हाँ, परफॉर्मेंस पे। टर्मिनेट क्यों कर रहे हैं आपको? परफॉर्मेंस पर। अच्छा, नहीं, so, परफॉर्मेंस अब तो वो कोड ऑफ कंडक्ट भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। हाँ, तो जब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस पे, तो परफॉर्मेंस इज समथिंग जो कि इनटेंजिबल है। जब हम बात करते हैं कोड ऑफ कॉन्डक्ट की, तो वो टेंजिबल है, आपने एक गलती की है जिसका एविडेंस है। परफॉर्मेंस के इनके पास एविडेंस होते हैं। कैसे हम इस चीज को, केस को टेकअप करते हैं कि हम टर्मिनेशन क्यों करें? टर्मिनेशन की बारी तब आती है जब आपने वार्निंग लेटर्स दिए हुए, परफॉर्मेंस के लिए मैं बात करी, नॉट फॉर कोड ऑफ कॉन्डक्ट। अगर कोड ऑफ कॉन्डक्ट के लिए अगर आपको हमने करना है, तो हमने आपसे सिर्फ आपके सामने उस सिनेरियो को रखना है, उस एविडेंस को रखना है, और उसके ऊपर हमने आपको टर्मिनेट कर देना है। तो अगर हम कोड ऑफ कॉन्डक्ट पे बात करें, उसमें हम देखें कि हमने आपको कैसे म्यूचुअल एग्रीमेंट पे लाना है, तो वो हम बात करते हैं। तो आयशा, आपके साथ अगर कोड ऑफ कॉन्डक्ट में आपने बदतमीजी की है, या आपने एक ऐसी लैंग्वेज यूज की है विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, एंड यू हैव ऑलरेडी साइंड अ डॉक्यूमेंट जिसमें यू आर नॉट अलाउड टू यूज एन अब्यूसिव लैंग्वेज इन द ऑर्गेनाइजेशन विच यू हैव यूज्ड, एंड वी हैव द एविडेंस, so would you like to go for termination, or would you like to have a better exit in Miss which resign. you would like to resign? resign. Yes, ma'am. Yes. So here we would like to resign because जब आप कोड ऑफ कॉन्डक्ट पे आते हैं, तो आप जब आगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो आप टर्मिनेशन नहीं लेके जा सकते, बिकॉज Yes, ma'am. टर्मिनेशन मीन्स कि आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे एक्सेप्ट नहीं करेगी, हायर करना पसंद नहीं करेगी। Yes, नहीं ma'am. करेगी, बिकॉज ऑफ दी योर कॉन्डक्ट। बट जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो परफॉर्मेंस इज इनटेंजिबल। मे बी आप इस जगह पे जहां बैठी हुई वहां परफॉर्म नहीं कर रही, मे बी व्हेन द कल्चर चेंज हो या डिपार्टमेंट चेंज हो, आप परफॉर्म करना शुरू कर दें। तो वहां पे टर्मिनेशन के लिए जो आप बात करी है लेबर लॉ की, तो ज्यादा सूटेबल है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्डक्ट, तो लेबर लॉ आपके फेवर में लेबर लॉ जाएगा, नहीं करता। नो मिस, नो कंपनी मिस। के फेवर में जाएगा। तो यस तब मिस। हम क्या करेंगे, हम रेजिग्नेशन की तरफ जाएंगे, म्यूचुअल एग्रीमेंट पे। बट जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तब वी कैन, जो आप लोगों का भी आर्ग्यूमेंट था परफॉर्मेंस के हिसाब से ठीक था, यू कैन आर्ग्यू, मे बी आपका सिनेरियो चेंज करें, आप परफॉर्म करना शुरू कर दें। यस मैम। ठीक है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टर्मिनेशन, कब हम टर्मिनेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें रेजिग्नेशन में। यस मैम। सो जो दूसरा सिनेरियो, तो मंसूर साहब आप इसमें ऐड करना चाहते हैं कुछ? अच्छा, मैं इसमें एक बात ना, आयशा आपने तो जिसकी एग्जांपल दी ना कि पेनल्टी पे करने पर ऑर्गेनाइजेशन को लेबर कोर्ट में जाके ना, तो वो एम्प्लॉय जो होगा वो ब्लू कॉलर जॉब वाला होगा, ठीक है, स्किल्ड वर्कर होगा ना, मैनेजमेंट Yes. स्टाफ से नहीं होगा। मैनेजमेंट स्टाफ के लिए लेबर कोड नहीं है,
मैनेजमेंट Yes, स्टाफ sir. के लिए सिविल कोड है। अब लेबर Yes, कोड sir. में तो वकील भी नहीं करना पड़ता उसको ना, लेबर को। वो तो सिर्फ एक No, sir. दरख्वास्त देगा ना सिंपल पेपर पे, तो बस कुछ भी वकील भी वहीं से मिलेगा उनको, ठीक है। लेकिन जबकि जो आप हैं, हम लोग जितने भी ऑफिसर्स लेवल के होते हैं, मैनेजमेंट स्टाफ होता है, हमें फिर सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है या सेशन कोर्ट में जाना पड़ता है, तो हमारा प्रोसेस थोड़ा लेंथी हो जाता है और हमें वो प्रिविलेजेस नहीं मिलते जो लेबर के पास होते हैं ना। मैं आपको एक बताना चाहूँगा एग्जांपल कि एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक लेबर था, इन स्किल वर्कर था ब्लू कॉलर जॉब में से, उसको ऑर्गेनाइजेशन ने फ्लैट दिया हुआ था। फ्लैट भी हर कंपनी को कोटे से मिलता है ना, जैसे आईसीआई के पास 2 फ्लैट है, कर्शी के पास 2 फ्लैट है ना, ठीक है। तो वो उसको टर्मिनेट कर दिया, वो टर्मिनेट उसने एक्सेप्ट नहीं किया, वो कोर्ट में चला गया। हम उससे फ्लैट नहीं छुड़वा सके और 5-6 साल तक उससे फ्लैट छुड़वा नहीं सके, ठीक है। और इवन उसकी जॉब भी चेंज हो गई और टर्मिनेशन भी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट हो गई, उसको फुल फ्लैज देनी पड़ी पेनल्टी। उसने नई जगह पे जॉब भी स्विच कर ली, तब भी हम उससे वो ले नहीं सके, जो कॉलोनीज होती है ना, लेबर कॉलोनीज, वहां से उससे। लेकिन जो हमारे जैसे मैनेजमेंट स्टाफ होता है, उसको इतना फेवर नहीं कर रहा था ना लेबर कोर्ट। अल्टीमेटली आपको इधर ही आना पड़ता है। हाँ, और फिर आपको म्यूचुअल एग्रीमेंट ही लग रहा होता है फेवर में, तो आप जी कहते हैं कि जो चीजें मिल रही हैं आप उसको ले लें। बट म्यूचुअल एग्रीमेंट करने के लिए आर्ग्यूमेंट शुड बी, हम तब आर्ग्यू करें व्हेन वी आर श्योर दैट कि लेबर लॉ जो है या जो लेबर कोर्ट है वो आपके फेवर में जाएंगी। तो देयर आर डिफरेंट सिनेरियोज, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कॉन्डक्ट में, बेटर इज दैट द एम्प्लॉय शुड गो फॉर रेजिग्नेशन, म्यूचुअल एग्रीमेंट पे चला जाए। इसी तरह इलीगैलिटी के ऊपर, कई इलीगल काम हो गया और अगर आपको कंपनी ऑफर कर रही है कि आप म्यूचुअल एग्रीमेंट पे चले जाएं, तो व्हाट वुड यू गो फॉर? किसके लिए जाएंगे आप? ऑफ कोर्स आप लोग जाएंगे रेजिग्नेशन की तरफ। हाँ, सो इलीगलिटी पे ऐसा मसला आ जाए ना, इंटेग्रिटी का कोई इशू आ जाए, तो फिर अल्टीमेटली वो सेफ साइड पे लोग कहते हैं चलो रिजाइन लेके चले जाएं। ऐसे कोई बदनामी हो जाएगी, कोई मसला हो जाएगा, इंडस्ट्री में बात फैल जाएगी ना, तो कहीं और जॉब भी नहीं मिलेगी, ठीक है, कैरियर बिल्कुल खराब होगा, तो फिर उस पर फिर एग्रीमेंट पे लोग आ जाते हैं नॉर्मली। बिल्कुल। दूसरा हमने सिनेरियो क्या डिस्कस करना था, अब हम दूसरे पे चलते हैं। सो इसमें तो आयशा आपने लीड लिया था, दूसरे में राहत, वुड यू लाइक टू टेक द लीड? अच्छा, आप लोग की डिस्कशंस बहुत वीक होती हैं, यू डोंट डिस्कस, जबरदस्ती हमें डिस्कस कराना। और आपको पता है इल्ताफ साहब, आप जरा लीड लें क्योंकि आपकी डिस्कशन पावर अच्छी है एंड यू स्टार्ट थिंग्स वेरी वेल। अच्छा मैम, क्वेश्चन क्या था, दूसरा सिनेरियो क्या था? याद करें जरा। एक को एक तो Salary tech. रेजिग्नेशन वाली बात थी ना, कि रेजिग्नेशन का उसको वो करना है। सैलरी के बेस पे आप रिजाइन कर रहे हैं तो उसको या तो अच्छा, रिटेन करना है सैलरी, या तो जाने देना है। जी। तो कौन आर्गू करेगा मेरे साथ? मंसूर साहब करेंगे। अच्छा, जी जी मंसूर साहब, ये आपकी जो कंपनी है ये करोड़ों में कमा रही है, जी जी और हम उसके मतलब ये कि वो जो हम मैं जब ज्वाइन कर रहा था आपकी कंपनी को, तो मैं ये सोच के आया था कि मतलब फॉर जब टाइम गुजरेगा तो मतलब ये है कि परफॉर्मेंस के साथ हमारी सैलरी बढ़ेगी। जी लेकिन इस दफ़ा जो आप, मेरी एनुअल परफॉर्मेंस भी अच्छी आई है, मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। एक तो ये है कि वो जो एचआर वाले हैं, ये अपने बड़े खड़ूस किस्म के रखे हुए हैं, उन्होंने जो है मेरी वो जो परफॉर्मेंस है वो भी ख़राब कर दी। और तीसरा साल है, फॉर द लास्ट 3 years आई एम वर्किंग माई हार्ट आउट फॉर योर कंपनी, but they are not valuing me. So it is therefore with a very grave heart I am resigning from the services, and saying goodbye to your company. Thank you very much. थैंक यू अल्ताफ साहब, आप मेरे पास आए, आप मेरे पास पहले आ जाते तो कोई इशू नहीं होता। हमें तो पता है कि आप कितने वैल्यूएबल एसेट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हमेशा आपने आपकी कदर की है, आपकी वैल्यू की है, और आपकी वैल्यू को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है ना। दूसरा, आप देखिए ना, मार्केट का सिनेरियो भी बड़ा डिफरेंट होगा। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज वेरी मच डिफिकल्ट, वेरी मच हायर, ठीक है। तो बिजनेस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इंडस्ट्री का सिनेरियो भी आपके सामने पता है, हमें रॉ मटेरियल जो हम परचेज करते हैं वो भी, उसकी कॉस्ट भी बहुत बड़ी होती है। तो कट थ्रॉट कंपटीशन में हम इस वक्त हैं। तो अगर अगर थोड़ा सा अर्सा
हमारे साथ आप और कंप्रोमाइज कर लें, तो हमारे लिए हमने आपके लिए बड़ा सोचा हुआ है, बहुत प्लान किया हुआ है। अभी देखिए ना, आप यहाँ पे सर आप अपने मैनेजर हैं। अपने अकाउंट्स वाले सर आप अपने अकाउंट्स वालों को बुलाएं, जो रॉ मटेरियल, जो मुझसे पहला बंदा जो रॉ मटेरियल ले रहा था वो करोड़ों में ले रहा था, मैंने उसको रिड्यूस करके मैंने मतलब ये कि उसको लाखों में लाया हुआ है। और जहाँ पे कंपनी का एक पैसा बचता है मैं उसको मतलब ये कि बचाने की कोशिश करता हूँ। और दूसरी बात जो आपने किया कि आपके पास आ जाता, आप तो बड़े आदमी हैं, आपके दफ्तर में आने के लिए तो पता नहीं कितने वो आपने बीच में एचआर वालों को बिठाए हुए हैं, वो किसी को आगे जाने भेजते नहीं है बिल्कुल, बस उन्होंने एक क्लोज वो रिलेशन हमारे साथ बनाए हुए है और चीज़ें इम्पोज करते हैं। और मैं तो बहुत ज़्यादा तंग आ गया हूँ। मैंने एक दो तीन दोस्तों और से बात की है, ये कोई और दूसरी कंपनी जो है वो आपकी तरह रिएक्ट नहीं करती, हम तो जाते हैं पूरा ग्रुप रिजाइन करके दूसरी कंपनी ज्वाइन करना चाहते जी जी आप अल्ताफ इस साहब। वक्त क्यों जा रहे हैं? अभी तो इंक्रीमेंट पेंडिंग है, देखें जुलाई तो यहाँ पे करीब है। आप अभी इतनी जल्दी छोड़ के जा रहे हैं? हैं। नहीं, 4 महीने और रुक जाए, आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट तो लग गया है ना, जो जो सारे मतलब ये कि जितने भी लोग काम नहीं करते और वैसी टाइम ज़ाया करते हैं और जो पॉलिश लगाते हैं ये सब एचआर वालों की और ये अफसरों की, उनको सबको इंक्रीमेंट लग गए हैं। मैं जो हूँ मैं अपने काम से काम रखता हूँ और कंपनी के पैसों को बचाता हूँ। वो लोग पता नहीं मुझसे जेलस हुए हैं कि क्या हुआ है कि बस उन्होंने मेरा बिल्कुल इंक्रीमेंट लगाया ही नहीं है। परफॉर्मेंस अप्रेजल भी मेरा ख़राब कर दिया इन्होंने। तो मेरे साथ तो कोई और रास्ता ही नहीं रहा, बस मैं निकलता हूँ किसी और जगह चला जाऊंगा, इधर क्या टाइम ज़ाया करना मैंने। नहीं 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 अल्ताफ साहब, आप बिल्कुल बेफिक्रमंद ना हो। आप देखिए, मैं तो आपको पता है बड़ा ओपन आदमी हूँ, जब मैंने हर एक के लिए अपना दरवाजा ओपन रखा हुआ है, आप जब चाहे मेरे पास आ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, कोई मसला नहीं है। मैं जीनत से भी कह देता हूँ, और मेरे पास ही आपकी फाइल भी लेके आई थी, और हमने बड़ा डिस्कस किया है। तो मुझे नहीं पता था कि बीच में क्या होगा, मैं इसको फिर चेक कर लेता हूँ। आप देखिए, आप हमारा एसेट हैं, यहाँ पे आपके लिए बहुत प्रोग्रेसिव किस्म का कैरियर भी है, और हम आपके ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं ना। तो ये बस कुछ मसरूफियात की वजह से मेरी आपके साथ कन्वर्सेशन नहीं हो सकी, हम आपस में बातचीत नहीं कर सके। आप भी अंडरस्टैंड करते हैं, और मैं पिछले कुछ दिनों में ऑफिस आया भी नहीं, मैं बाहर ओवरऑल ग्लोबली कुछ टूर कर रहा था, तो इस वजह से मैं विजिट भी नहीं कर सका ना। कुछ और नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर हमने किए हैं, ऑलमोस्ट फिजिबिलिटी उनकी बना दी है और प्रोडक्शन भी उनकी स्टार्ट हो गई है। वहाँ पे भी हमने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। यहाँ पे देखिए, आप क्यूसी मैनेजर है, हम आपको हेड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बनाने का सोच रहे हैं। हमने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है आपके लिए। तो आप अपने कैरियर को भी देखिए, और आप इसको इसके स्टेक होल्डर हैं, की स्टेक होल्डर हमारे हैं। तो जो आपकी वो हैं तहफ़्फ़ुज़ात, रिजर्वेशन, हम उनको कंसिडर करते हैं, और उसको और हमदर्दाना किस्म का गौर करेंगे। मैं अपने बोर्ड से भी डिस्कस करता हूँ, तो स्पेशली कुछ आउट ऑफ द वे हम आपके लिए कुछ सोचेंगे। आप बस थोड़ा सा इस चीज़ को कंसिडर करें ना। बहुत शुक्रिया सर, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। थोड़ा सा दिल जो है वो मतलब ये कि मुतमईन हो गया है। लेकिन आखिर में ये बात है कि सर पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया है, कास्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ गई है। तो आप कुछ ना कुछ तो मतलब ये कि कहें कि मतलब एचआर वालों को थोड़ा सा कहें कि थोड़ी सी कंपेंसेशन तो मेरी बढ़ा दे, ताकि वो एट पार तो हो जाए ना, और मेरी तरह के एम्प्लॉयज़ के। बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं, हम देख रहे हैं ना इसको। बस ठीक है, आप अपनी सीट पे बैठे ना, तो मैं एचआर से भी डिस्कस करता हूँ, अकाउंट्स वालों से भी डिस्कस करता हूँ, फाइनेंस वालों से भी डिस्कस करता हूँ ना। तो आपके लिए कुछ बेटर प्लान करते हैं। तो आप बेफिक्र हो जाएं, बस ठीक है, आप ज़रा जाएं। अच्छा, आप चले गए। अच्छा जीनत, ज़रा देखिए ना यार, अल्ताफ साहब को ज़रा, इनको थोड़ा सा मरहम पट्टी करें, और ठीक है। इनको लो चल रहे अच्छा, हैं। ये अल्ताफ साहब बात सुने, अगर आपके जाने का जो मेन रीजन है, क्या ये सिर्फ पैसा है, सिर्फ कंपनसेशन है? आप ये देखें कि कंपनी का नाम कितना बड़ा है। अभी आपने बोला बड़ी कंपनी है, आपकी वर्थ बढ़ती है, कंपनी नेम से वर्थ बढ़ती है। तो आपको मैम नहीं लगता कि ये आपको थोड़ा कंपनी और कोई टाइम देना चाहिए, मैम ये थोड़ा कंपनी कोई इस पे और जन्नत ग्रो तो नहीं करना है कि चाहिए? मैं काम करके जन्नत में जाऊंगा। जाहिर है पैसों के लिए तो आए हूँ। तो आपको अभी जितनी मिल रही है, हम आपको उतनी, सॉरी, आपको हम उतनी तो ऑफर नहीं कर सकते, लेकिन उससे थोड़ा अगर हम कंपेयर करें, आपको अगर काउंटर ऑफर दें, तो क्या आप विलिंग है आगे कंटिन्यू करने के?
मैम मैं तब विलिंग हूँगा जब जो जो मेरे लेवल के जितनी भी लोग हैं जो मैनेजर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, कम से कम मेरी सैलरी उनके साथ तो बराबर हो ना। अभी मतलब ये है कि देखिए 3 साल अभी से आप देखें, ये फाइनेंस वालों की सैलरी बढ़ रही है। फाइनेंस मैनेजर जो है वो पिछले साल 1 लाख रुपए ले रहा था, अभी इस साल जो है वो 1,50,000 रुपए ले रहा है। ठीक है, तो कम से आपकी कम कितनी है अभी? मेरी आपको कितनी अभी ऑफर हो रही है, कोई एस्टिमेट बताएं। अभी तक 80,000 में सैलरी ले रहा ठीक है, आपको ऑफर कितनी हो रही है? हूँ। बाहर या इसी बाहर ऑर्गेनाइजेशन? आप जो अब जा रहे हैं कंपनसेशन की वजह से जो आप जा रहे हैं, आपको कितनी जी ऑफर दे बाहर दे जो रहे हैं, है कितना वो रेज मुझे दे रहे हैं, हाइक कितना मिल रहा है आपको? 1,30,000 तक दे रहे हैं। हम आपको 1.10 तक दे देंगे, आप रुक जाएंगे? बढ़ तो रही है आपकी 80 के बाद 110, अच्छी अमाउंट है, जी बुरी तो मैम, नहीं है। लेकिन वो लोग और भी फ्रेंच बेनिफिट्स दे रहे हैं ना। मतलब ये है कि वो पर्क्स एंड बेनिफिट्स उसके और भी। बेनिफिट हमारे यहाँ पे भी हैं, बेनिफिट तो खैर कुछ आप अवेल कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ मैंडेटरी नहीं होते ना, जैसे मेडिकल वगैरह है, उस आपको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन जब आपको नीड होती है तो आपको मिल रहा होता है। बहुत सारी ऐसी बेनिफिट्स हैं जो हम भी पे कर रहे हैं, तो बेनिफिट में आप कंपेयर क्यों कर रहे हैं? बेनिफिट में आप कंपेयर नहीं करें। अगर आपने कहा है आपको पे से इशू है, तो वो हम आपको बढ़ा के दे देंगे, पर उतनी नहीं दे सकते जितनी आपको ऑफर हो रही है। चले मैम, थोड़ा सा बढ़ा देना मेरी मैं आपको ना की बस 1,20,000 80 के तक कर बाद दें फिर मेरे। 110 बहुत है, ये तो बजट भी नहीं है इतना, पर मैं आपके लिए इतना कर सकती हूँ कि मैनेजमेंट से आपके लिए 110 की बात कर सकती हूँ। अगर आप विलिंग हैं तो मैम आप बता दें। मैनेजमेंट से तो आप तो पहले ATP भी राजी नहीं थी। जब ये तो मैं मंसूर साहब के ऑफिस में गया हूँ तो उन्होंने मतलब मेहरबानी की है। तो आप इस तरह करें, आप 1,20,000 तक बढ़ा दें तो मैं मतलब ये कि सोच लूंगा। फिर ये 10,000 खैर है, बस इस कंपनी के लिए दस हजार के कुर्बान। लिए आप छोड़ के क्यों जा रहे हैं? मतलब 10,000 है, आप इसको तो आप छोड़ सकते हैं ना। नहीं, छोड़ के नहीं जा रहा ना। एक दस साल हजार आपने यहाँ पे 3 साल छोड़ दिए हैं। दूंगा ना। नहीं, 10,000 मैं छोड़ दूंगा ना। मतलब ये कि 20,000 तो बड़ा डिफरेंस है। तो 10,000 पे मान जाए, 1,20,000 दें, बस मैं रुक जाता हूँ। नहीं, 1,20,000 तो नहीं हो सकता। खैर मैं आपकी बात कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको अभी से बता रही हूँ 1,20,000 नहीं हो सकता। हाँ 110 की मैं बात कर सकती हूँ, इतना हम कर सकते हैं अपना बजट एक्सटेंड, लेकिन इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो आप सोच लें, आप टाइम ले लें, जब तक मैं भी चलिए मैं आपकी आपको 110 की बात दो कर तीन लेती हूँ। दिन बाद बता दूंगा। चलिए अब इसको हम ऐसे ठीक। देखते हैं कि अब अल्ताफ साहब से अगर मैं क्वेश्चन करती हूँ, तो आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं सैलरी रेज की वजह से? नहीं मैम, सैलरी की वजह से नहीं जा रहा। 3 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मेरे लेवल के जितनी भी लोग हैं उनकी सैलरी बढ़ रही है। हम्म। मैं अच्छा भी परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन मैं मुझ में कुछ क्वालिटीज नहीं है जो और लोगों में है। हम्म। लाइक दे कैन एक्सप्रेस देयर वर्क और आई एम नॉट दैट मच एक्सप्रेसिव। हम्म। तो प्रॉब्लम यह है कि मैं तो हार्ड वर्क उनसे ज्यादा कर रहा हूँ, हम्म। लेकिन वो शो ऑफ ज्यादा कर सकते हैं। इट इज देयर फॉर द कंपनी इज नॉट कंसिडरिंग माई वैल्यू। और मैं अपने आप को मतलब फील कर रहा हूँ कि ये लोग मुझे वैल्यू नहीं दे रहे। तो मैं सिर्फ पैसों की वजह से नहीं जा रहा। अच्छा। ऐसे जब मतलब ये है कि आप कंपेयर कर देते हैं अपने लेवल के लोगों को कि तो वो आपसे ज्यादा सैलरी ले रहे हैं, ठीक है अल्ताफ साहब, इस आपकी वजह मुझे से बात मैं नहीं बिल्कुल करता। समझ में आ गई है, और आप बहुत एक वैल्यूएबल हमारे लिए एक एम्प्लॉई हैं, और जो काम आप कर सकते हैं और तो कोई भी नहीं कर सकता। तो ये तो नहीं हो सकता कि हम आपको जाने दें, और आपने 3 साल लगाए हैं और 3 साल में आपने इतनी एफर्ट की है, तो वो एफर्ट आपकी हम वेस्ट तो नहीं होने देंगे। वी वुड लाइक यू टू स्टे विद अस। और वहां पे आपको जो सैलरी डिफरेंस है, ऑफ कोर्स जब आप नई जगह पे जाएंगे तो आपको स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। आपको वहां जगह बनानी पड़ेगी, आपको दोबारा हर चीज करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपकी एक एस्टेब्लिश्ड पोजीशन है, आप अभी उस रेंज में भी हैं कि आप आगे प्रमोशन के लिए ड्यू हैं, और आपका इंक्रीमेंट भी ड्यू है। तो आपको अगर हम थोड़ा सा अच्छा रेज दे दें, और हम आपकी बात से बिल्कुल एग्री करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन आपको उतना लाइमलाइट में नहीं हम ला सके जितना हमें लाना चाहिए था, तो हम उसके ऊपर भी काम करेंगे, आपको लाइमलाइट में लाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस को हम अप्रिशिएट करेंगे। और आपको उतना शायद हम ना पे कर सकें जितना वो भी इसको ऑफर करें, लेकिन आप उसको इस सिनेरियो में देखें कि हम आपकी जो पोजीशन है वो किसी और को देना नहीं चाहते, और ये पोजीशन हम आपके साथ ही रखना चाहते हैं, और आपको हम नेक्स्ट प्रमोशन के लिए ड्यू भी रख रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये बेहतर जगह है जहां आप कंटिन्यू करें, और हम आपको थोड़ा सा सैलरी रेस भी दे देंगे इसमें, कि आपको ये भी नहीं होगा कि आपकी सैलरी बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही? तो इस सिनेरियो में आप हमें क्या कहेंगे?
ठीक है मैम, आप बड़ी हैं, जो आपसे छोटी थी वो तो अजीब सी बातें कर रही थी। चले, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं रुक जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वैल्यूइंग। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो दीज आर द सिनेरियोज इन विच वी वर्क। सो हम डिफरेंट ऑफिसेज में जाते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, और फिर हम एक कंक्लूजन पे आते हैं। तो जहाँ जो कहने का मकसद ये है कि पहले जो एक्सपीरियंस डज मैटर। तो जब किसी एम्प्लॉय को हमने रिटेन करना होता है तो हमें उसको वैल्यू करना पड़ता है। अगर उसकी परफॉर्मेंस जितनी भी अच्छी, आप उसको वैल्यू करते हैं, आप उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वो शख्स रुकता है। वरना अगर उसको 10,000 कहीं और मिल रहे हैं, वो 10,000 के लिए नहीं जा रहा, वो कल्चर चेंज के लिए जा रहा है, और वो एक नए उसके लिए। लेकिन आपने उधर ही उसको उसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ा देना है, और मे बी बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जो हमारी तरफ से निग्लेक्ट हुए हुए होते हैं। तो इस तरह के जो, जैसे इन्होंने बताया कि ये एक ऐसे एम्प्लॉई हैं जो बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है लेकिन अपना काम करते हैं। तो और कुछ ऐसे होते हैं जो वाकई बहुत बातें करते हैं और वो बातों के शेर भी होते हैं, और शायद काम उतना नहीं करते, और वो लाइमलाइट में आ जाते हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो हमें इन चीजों, इन सिनेरियो से समझ में आती हैं, और वी एज एन एचआर पर्सन हम इस पे काम कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस डिस्कशन। इससे आई होप बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हुई होंगी। सो any other questions if we have? Otherwise, I think the session is complete. जी मंसूर साहब। सो आई थिंक देयर इज नो अदर क्वेश्चंस। और हमारी ये डिस्कशन बहुत अच्छी रही दोनों सिनेरियोज पे, क्योंकि इन्हीं सिनेरियोज को जब हम डिस्कस करते हैं तो वी अंडरस्टैंड कि ऐसी ही सिचुएशंस हमारे पास आती हैं जिनको हमें हैंडल करना होता है डिफरेंट तरीकों से। तो एचआर का सबसे बड़ा रोल ये होता है व्हेन यू डू द एग्जिट मैनेजमेंट, दैट if you want to retain the person, then you have to know the art of retaining a person, and then you have to value your employees. And if you want to get rid of that employee, then you should know the art of getting rid of an employee with a smiling face. आप उसको हंसते हंसते निकालते हैं, उसके साथ आप लड़ाई झगड़ा करके नहीं करते, वरना आप लेबर लॉ में चले जाएंगे और वहां आप फंस जाएंगे। तो ये वो सिनेरियोज हैं जो एचआर को हैंडल करने होते हैं, जो सिचुएशंस हमारे आती हैं। बाकी ऑटोमेटेड प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया है कि अगर ऑटोमेटेड है, एग्जिट इंटरव्यूज इंपॉर्टेंट है, ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, जब हम जो भी एम्प्लॉय होता है आपका ब्रांड एम्बेसडर होता है। जब आप उसको रिजाइन करके जा रहा होता है, उसको अच्छे तरीके से सेंड ऑफ करते हैं, तो वो कहीं भी बाहर जाके आपके लिए अच्छी ही बात करेगा। एंड एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जिट मैनेजमेंट में, दैट इज द टाइम फॉर फाइनल सेटलमेंट। अगर आपने 1 मंथ का बोला है तो 1 मंथ में फाइनल सेटलमेंट हो जानी चाहिए, उसको डिले नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट इज अगेन वन थिंग जो नेगेटिव हो जाती है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। So thank you so much for today's session, and I hope it is fruitful. And Mansoor Sahab, you can add some concluding remarks, and then we can wind up. सेशन बड़ा इम्पोर्टेंट था, टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और बड़ा अच्छी तरह हमने डिटेल से डिस्कस भी किया है इसको, और सिनेरियोज को भी हमने सिमुलेशन वाइज भी डिस्कस किया। तो ये है कि बाकी कोई अगर क्वेश्चन हो किसी किस्म का, आप ग्रुप में कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं ग्रुप के अंदर भी, तो वहाँ पे भी हम जवाब देंगी आपके सवालों की। और मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन भी शेयर कर दूंगा, इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, तो आप इसको देखिएगा। थैंक यू। तो सेशन को कंक्लूड करते हैं, फिर दोबारा कल हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू मैम अंबर फॉर हैविंग दिस वंडरफुल सेशन, राइट। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे अहेड। अल्लाह हाफिज।